एक आदमी के पास लीगल वीजा है, दूसरी बात अगर वो गैर कानूनी वो काम करेगा तो थाईलैंड जाके करेगा ना। तो आप थाईलैंड की ऑफिसर नहीं है आप लोग, आप पाकिस्तान में किस कानून के तहत रोक सकती हैं? हमारे पास एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसओपीज और ऐसी गाइडलाइंस है कि हमें पूरा इख्तियार है कि हम लीगल ट्रैवल को तो अलाउ करें लेकिन इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करें। कौन सा कानून है रिस्क असेसमेंट को आपको इख्तियार देता है कि किसी ये को एसओपीज हमारे हेडक्वार्टर से आती है, एक रिस्क एनालिसिस यूनिट है। एसओपी तो एक अलग चीज होगी, एसओपी तो आपकी अपनी बनाई हुई होगी ना। जी, कानून कौन सा है? ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है, ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट है और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वीजा कानूनी भी हो उसको रोक लें आप लोग किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स। आपके पास जो रोकने का इख्तियार जो है ना वो किन किन चीजों का है? जिस बंदे का नाम ECL PCL PNIL में डला हुआ है, हाँ। जब उसका पासपोर्ट स्कैन होगा स्कैनर पे तो सिस्टम के अंदर स्टेटस आ रहता है ही और शी कैन नॉट ट्रैवल। तो FI में तो बड़ी कहते हैं ऊपर की आमदनी बहुत है, तो आपको कभी रिश्वत वगैरह की ऑफर हुई? मैं इस चीज़ के ऊपर क्लियरली ये कहना चाहूँ कि मुझे मेरे डूज एंड डोंट्स पता है। डंकी के हवाले से मखसूस रोड है जहाँ से डंकी लगती है, कराची भी उसमें से, ये कैसे लगती है, होती डंकी है क्या चीज़? पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करने के लिए जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अवेल करने के बजाय वो इलीगल रास्तों से जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। आप लोग जो है ना प्रोफाइलिंग पे रोकते हैं। जी, ये प्रोफाइलिंग पे रोकना क्या होता है? जब प्रोफाइलिंग के अंदर ये है कि रिस्क असेसमेंट करते हैं। सपोज कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है, हाँ। थाईलैंड जा रहा है, लेकिन जो उसका एज ग्रुप ऐसा है और उसके अलावा पीछे यहाँ पे उसके पास इतने सोर्सेज ही नहीं है कि वो एज अ टूरिस्ट थाईलैंड जा सके। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान तो उसने देखा नहीं होगा। एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करें वो तो आप लोग करते नहीं? जी नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, कितने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई किया उन्होंने? आई कैन नॉट कोट द नंबर, AHTC सर्कल जो है वो एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो मैंने पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड जो रिक्वायरमेंट कानून वो कह रहे हैं कानून नहीं है, ये तो FIA की अपनी बनाई हुई SOPs हैं। SOP तो कानून नहीं हो सकता। तो ये बच्चे भी जा रहे हैं, इसका कोई डेटा आता है कि वो क्यों जाते हैं, किस मकसद के लिए जाते हैं, उसमें कौन से गिरोह काम करते हैं? औरतें और बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं एज पर लॉ जी। और इलीगल अडॉप्शन का भी एक केस हमारे सामने आया है। अच्छा, वो भी होती है जी। AHTC सर्कल में वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। किसी मर्द को डील करते होंगे तो पहले ज़हनी तौर पर उसके लिए कबूल करना कि वो किसी औरत को अफसर समझे। तो आपके इस तरह के क्या तजुर्बात हुए, कभी लोग परेशान किया या आप पर हावी होने की कोशिश की? ये वाली बात है, मैं एक औरत हूँ और लोग मुझे ऑफिसर समझते हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको तो समझना पड़ता है। व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म। नहीं तो वो आपको समझाती है या वो? जी आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कराची के बारे में तो दहशतगर्दों का शहर है, गंदा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, खौफ नहीं आ रहा था? पंजाबीज को ऐसे सिंधी कल्चर का नहीं आइडिया, और मुझे ये लगता है कि मैंने एम्बेसडर का किरदार अदा किया। जब पहले दिन आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर आके बैठी जी तो डर लगा था? कन्फ्यूजन ये होती है कि काम पता नहीं कोई सिखाएगा कि नहीं। काश अगर हम होते ख्वाहिश मुख्तार में, ना होते ये दिल हमारे हालत जार में। है हकीकत कि एक दिन पहुँचेंगी ये तमन्नाएं बामे अरूज को। कुछ बंदिशें हैं इस राह खास जार में, रोशन हैं कुछ जज्बात हकीकी, कर देंगे जो रोशन शम्माएं इस आलम बेदार में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पावरकास्ट में हमारे साथ मेहमान है इरम नदीम। ये FIA की एक सीनियर ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर इमिग्रेशन के ओहदे पर जो है फाइज हैं। कराची एयरपोर्ट जो है इनकी निगरानी में काम करता है। जब आप बाहर जाते हैं तो उस पर इमिग्रेशन, जो बाहर वापस आते हैं तो इनकी इजाज़त से ही जो है आप बाहर आ सकते हैं। कैसी है इरम साहिबा, खैरियत से? खातूनों की इतनी ख़तरनाक नौकरी कर रही है, डर तो नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा शौक था यूनिफॉर्म सर्विस में आने का। और मल्टीपल जॉब्स में मेरी सिलेक्शन हुई थी, बट मीनवाइल असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरी सिलेक्शन हुई। देन बगैर सोचे मैंने ज्वाइन किया। जी मैं लाहौर से। तो आप तालीम कहाँ से आपने बताई तालीम हासिल? लाहौर के ही गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस से मेरी सारी तालीम है। और आफ्टर माय इंटरमीडिएट मैंने ECAT का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के लिए, तो UET लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग। जी। तो उसके बाद आपने FIA का इम्तिहान दिया? हाँ, अगर बात करें कि ये सब कुछ चीज़ें इतनी आसान तो नहीं थी कि फ़ौरन से इंटर किया और फिर UET में चले गए। वहाँ तक आने के लिए भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल की थी ओवरऑल इन माय लाइफ। शौक बहुत था शुरू से, ऐसे लगता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बात करूँगी एंड पीपल वुड लाइक टू हियर मी। एंड नाउ आई समहाउ थिंक दैट आई हैव दैट
kind of authority or power in my voice that people would like to hear me out, and that's something very motivating for me. क्योंकि कुछ ख्वाब मुझे ही लगता है ये कोई किताबी बातें नहीं है। कुछ ख्वाब हमें लगता है कि हम वो सोते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब हम खुली आंखों से देखते हैं। तो माय पेरेंट्स इवन से कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा पेरेंट्स क्या करते डिफरेंट और थे? यूनिक थी। वालिद साहब क्या करते थे? जी, मेरे अब्बू पाकिस्तान एटॉर्नी कमीशन में अभी रिटायर हुए हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिन ऑफिसर थे वो। कितने बहन भाई थे? हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं। अच्छा। 5 बहनें और 2 भाई। तो सारे अफसर लगे या प्राइवेट हाँ, नौकरी? नहीं, वो सब लोग मेरी सिस्टर्स जो हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, और मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलियन पीआर होल्डर है। बड़े भाई सऊदीया में होते हैं। तो जो जॉब है बहनों में वो सिर्फ अभी मैं ही कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा। जी। तो आदमी बचपन में ख्वाब देखता है, तो जो आपने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर आपने पाली? जी, मैं बेनज़ीर साहिबा से भी काफ़ी मोटिवेटेड थी। अच्छा। जब वो बात करती थी, आई वाज़ वेरी स्मॉल, नहीं, ये सारा जब उनकी शहादत भी हुई तो काफ़ी पहले की बात है। हाँ। लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत मुझे याद है, जो अब्बू ने बताया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरे अब्बू उनसे बहुत मोटिवेटेड होते थे। अच्छा। उनकी भी एक ऐसी जर्नी है। तो जो अब्बू बताते थे, उनका ख्वाब यही था कि उनके बच्चों में से ना कोई पाकिस्तान एटॉर्नी कमीशन भी जॉइन करे। सो मैंने कोशिश की, लेकिन ये है कि जो फेलोशिप मैं चाहती थी वो मुझे मिली नहीं। लेकिन मीनवाइल जब रेगुलर मेरी सिलेक्शन हुई, एटॉर्नी की यूनिवर्सिटी होती है प्यास इस्लामाबाद में, तो वहाँ मेरी एडमिशन हुई। वहाँ पे फेलोशिप नहीं होती। फेलोशिप मीन्स कि आपका एडमिशन हुआ उस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो अब आप पाकिस्तान एटॉर्नी कमीशन के ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, और फर्दर आप वहीं पे मास्टर्स वगैरह करेंगे। लेकिन मेरी वो सिलेक्शन नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, 2 मरतबा ट्राई करने के बाद। और जब मैं रेगुलर एडमिशन के लिए वहाँ गई तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट व्हाट जो मैं सोच रही थी एक लंबे अरसे से, कि अब मैं साइंस की किताबें पढ़ूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग ये पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं रिसर्च वगैरह में एज अ साइंटिस्ट या एज एन इंजीनियर, वो सही नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स उनका अपना किरदार है। लेकिन ये है कि जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे उस वक्त तक मैं एक एकेडमी में रह चुकी थी अपने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, एफपीएससी के थ्रू जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए। तो फिर मुझे तो हिट क्लियर कर लिया आपने? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ एक सेशन ज्वाइन किया था, और वहाँ जाने के बाद डिफरेंट लोगों के साथ बैठने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मुझे लगा कि मुझे एफपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स आती है उनके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये जनरल रिक्रूटमेंट थी, इट वाज नॉट सीएसएस। आई हैवंट अपीयर्ड इन सीएसएस। मैंने उसे एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन हाँ सेशन ज्वाइन किया था जो हम जनरल कोचिंग के लिए करते हैं। तो वहाँ जाके जब मेरा माइंड चेंज हुआ, आई टॉक टू माई फादर, एंड माई फादर वाज लाइक के आई एम विद यू, जो भी तुम डिसाइड करो। और क्या कहते हैं, अगर तुम वहाँ जाकर तैयारी करना चाहती हो इसकी जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की, गो हेड। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स मैंने अप्लाई किया, वहाँ बैठ के बहुत मेहनत की जैसे सारे लोग करते हैं। और ये कि फिर 1 बाय 1 मेरी सिलेक्शन, ये कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो मेरी तकरीबन 8 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। 2 पीपीएससी की हैं और 6 हैं एफपीएससी की। ये सब क्लियर कर लिए थे आपने? जी, जी। अच्छा। लोगों को लगता है ना कि जहाँ हम पैसे नहीं देंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, कमीशन के आपने 8 इम्तिहान क्लियर किए? जी, 6 एफपीएससी के हाँ। और 2 पीपीएससी वो तो के। पोस्ट एडवर्टाइज होके होते हैं ना? जी, जी, उसमें बड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 2 कौन सी साल। पोस्टें थी जिस पे आपके क्लियर हैं? उसमें एक पीपीएससी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन में थी, पीपीएससी की ग्रेड 16 था उसका, और एक डिप्टी अकाउंटेंट की थी, वो मैंने ज्वाइन कर ली थी, जो पीपीएससी की थी। और मुझे ये लगता था उसमें ये जो 8 सीटें थी जो पीपीएससी ओवरसीज़ कमीशन की जॉब थी, मुझे लग रहा था कि मेरी सिलेक्शन क्यों होगी, मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं है। वो सम टाइम ऐसा होता है कि हम खुद को ओवर क्रिटिकल होकर जज कर रहे होते हैं ना, जब हमारा दिल चाहता है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? जी, जी। हमें लग रहा होता है कि बाकी लोग मेरे से आगे हैं, और मैंने तो उस लेवल की शायद पढ़ाई नहीं की हुई। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की थी। और इंटरव्यू की तैयारी भी ये है कि कोई कोचिंग एज़ सच ज्वाइन नहीं की थी। ये जो मैंने सेशन बताया था वो एक स्टेज के बाद किया था मैंने ज्वाइन। खैर 8 सीटों में से एक सिलेक्शन मेरी होना, पूरे पंजाब में बहुत कम्पिटिटिव लोग होते हैं। और नाउ वी आर सिटिंग इन सिंध, यहाँ पे और तरह का एजुकेशनल सिस्टम है, पंजाब में बहुत सख्ती है। तो वहाँ पे सिलेक्शन होना मेरे लिए इटसेल्फ एक अचीवमेंट थी। लोगों ने इतना ये तो अप्रिशिएट तो नहीं किया, ग्रेड 16 था, और ये कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी। लेकिन चूंकि मेरे लिए ये मेरी जॉब का होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। फिर मैंने उसके बाद डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन की, वो रेगुलर थी।
वो 16 ग्रेड की थी। जी जी, और अभी तक APSC में मेरी कोई सिलेक्शन नहीं हुई। सही। इट वाज कोविड टाइम। तो जब ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 4 महीने बाद ही वो जॉब्स टर्मिनेट हो गई, यानी कि किसी न किसी ने वहाँ पे पेपर को लीक किया था और कमीशन ने और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि इसको टर्मिनेट करते वो हैं। आप क्लियर कर चुकी थी, जी जी, मैंने ज्वाइनिंग हो ज्वाइन कर चुकी लिया थी, था जी, ज्वाइन कर लिया था बड़ा 4 दिल महीने दुखा से। हुआ आपको तो? मैं ऐसे थी, शैटर हो गई थी जैसे आसमान से ज़मीन पे नहीं बंदा गिर जाता। एंड बहुत ज़्यादा ये एक अनफॉर्चुनेट टाइम था मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए अल्लाह ताला के प्लान्स क्या हैं। जब मैं एटॉर्नी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक डार्क और मुश्किल फेज़ से गुजर रही थी कि जो मेरे अब्बू का भी ख्वाब था और मैं भी चाहती थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे एज़ अ सीनियर इंजीनियर, लेकिन वहाँ पे ना सिलेक्शन ना होना, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए प्लान्स क्या हैं अल्लाह ताला के। तो फिर ये APSC के रिक्रूटमेंट्स का आना, उनमें अप्लाई करना और उस सारे प्रोसेस में हर कैंडिडेट जो अप्लाई करता है उसको पता है कि इसमें तकरीबन 2 कम से कम 2 साल लगते हैं, 2 से ढाई साल। तो वो सारा टाइम गुज़रना और रातों को मेहनत करना और बगैर किसी एकेडमी के आप अपनी घर बैठ के पढ़ रहे हो और यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आप तैयारी कैसे करती थी? मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको बताना और पीपल नो कि मैं उनको मैसेजेस में व्हाट्सएप पे जब से मेरी जॉब्स हुई थी, मुझे अच्छा लगता है उनको बताना, गाइड करना कि आप कैसे घर बैठे पढ़ सकते हैं। एंड हर सीरियस जो एस्पायरेंट है ना, उसको पता है कि उसको किसी कोचिंग में जाकर कोई उस वक़्त 70,000 थे, 70,000 थे एक सेशन की फ़ीस, 3 महीने के सेशन की। अभी आई डोंट नो कितने लाखों में होंगे। तो वहाँ जाके आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। सो नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के जब ये APSC के मैंने जनरल MCQs पेपर होता है, वो दिया हुआ था और डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एक साथ रिज़ल्ट आया और उसमें मेरे 6 पास हुए पेपर, राइट? MCQs टेस्ट जो होता है वो बड़ी एक प्राइमरी फ़ेज़ होती है, तो अभी खुश होने का टाइम नहीं था। ख़ैर उसके बाद उसमें एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है और मैं ये थोड़ी चीज़ें डिटेल्स में इसलिए भी बता रही हूँ कि जो लोग एस्पायरेंट्स हैं, जो इन जॉब्स में आना चाहते हैं, उनको थोड़ी-सी गाइडेंस मिल सके इस प्लेटफ़ॉर्म से। फिर जब उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी घर बैठ के की थी और मेरे साथ मेरे फैमिली में से कुछ ऐसे मेंटोर्स थे, दैट पर्सन इज़ नाउ माय हस्बैंड, जो मुझे बताते थे कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है और क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जो मुझे कंसल्ट करने चाहिए ऑनलाइन। तो इस तरीके से तैयारी करते रहे और जब ये मेरी टर्मिनेशन हुई इस प्रीवियस जॉब की, उसके बाद से 3-4 महीने के गैप से जो मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पास किया, उसमें प्रिवेंटिव ऑफ़िसर की 2 पोस्ट थी। कस्टम। जी, जी। ओके। एक अप्रेज़ल की पोस्ट थी, एक इंस्पेक्टर कस्टम्स की थी, एक इंस्पेक्टर FIA की थी और एक AD FIA की थी। ओके। सो यू नो कि ये जब सारे आपने पास कर लिए जी, जी, और इनमें इंटरव्यूज़ भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि और ये ये आगे पीछे होते चले गए थे? जी, जी, सारे तैयारी तो आपकी इंटरव्यूज़ हुई भी थी। जी, जी, तैयारी साथ-साथ चल रही थी क्योंकि अब तो जॉब नहीं थी ना, जो जॉइन की हुई थी वो अब नहीं थी डिप्टी अकाउंटेंट वाली। तो एक साथ ये इंटरव्यूज़ की तैयारी भी खुद की, घर बैठ के की और फिर जब सारे इंटरव्यूज़ दिए और इन सब में फाइनल रिक्रूटमेंट मेरी हुई थी, यानी कि फाइनल जो रिज़ल्ट आता 7 है। जगहों पे आपको नौकरी मिल गई थी। जी, अब जी। आपने तय करना था मैं कहाँ पे जाऊँ? जी, तो वो एक अंडरस्टूड बात थी ना कि वो तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ही जॉइन हाँ, करूँगी। जी, ठीक है। जी, जी। तो जब आपने FIA, जब आपको ये मालूम चला कि FIA का इम्तिहान क्लियर कर लिया, तो उस वक़्त क्या आपकी फीलिंग हुई? वो दिन मुझे कभी ज़िंदगी नहीं भूल सकता ऑफ़ कोर्स। अपना टाइम किल करने के लिए आई वाज़ वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट्स और अब यही था कि देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि आप फैमिली की नज़रों में आ रहे थे ना, एक बच्चा जो ख़ानदान में बड़ा शाइनिंग होता है और हर एक को पता होता है कि भाई इस लड़की की अब एज भी ये है कि जो प्राइमरीली एक शादी की एज होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं कि उनकी बेटी को जितना पढ़ना है, जब तक उसकी जॉब नहीं होती वो शादी नहीं करेगी। तो माई फैमिली वॉज़ विद मी इन दिस रिगार्ड और आई वॉज़ एंगेज्ड एट दैट टाइम और मेरे इन लॉज़ भी सारे बहुत सपोर्टिव थे और कोई ऐसा प्रेशर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतज़ार यही था कि अब देखते हैं जॉब कब लगती है ना। तो इंस्पेक्टर कस्टम्स का रिज़ल्ट आया था 2021 में और उसमें फाइनल रिज़ल्ट आया, आई वाज़ वेरी हैप्पी। लेकिन इन सारी जॉब्स में एक ग्रेड 17 की एक ही जॉब थी। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं ग्रेड 17 चाहती क्यों थी, वो भी एक अलग स्टोरी है। तो जिस दिन ये रिज़ल्ट आया और 33 ADs की भर्ती हुई थी और लिस्ट आती है, शाम का टाइम है मगरिब का, मैंने वो लिस्ट खोली और हर दिन वो चेक करना होता था, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। जब फाइनल रिज़ल्ट आया, वो लिस्ट खोली मैंने, तो पहले पेज पे मेरा नाम नहीं था। आई वाज़ लाइक ओके, मतलब अब मैं इंस्पेक्टर कस्टम्स ही होंगी।
लेकिन जैसे ही मैं सेकंड पेज पे गई और पहला नाम मेरा था, मतलब आउट ऑफ 33 कैंडिडेट्स आई वाज़ वन ऑफ देम। तो दैट मोमेंट आई लिटरली डिड सजदा, आई क्राइड अ लॉट, और देन आई स्ट्रेट अवे टेक्स्टेड माय नाउ हस्बैंड दैट आई एम ADFIA, मैं अच्छा। ADFIA हो गई। और आई मतलब मैं आज भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रोना इमोशनल वोना हो तो नहीं जाती हूँ। आया आपको? नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स औरतें तो वैसे भी इमोशनल होती अच्छा। हैं, और थोड़ा-सा बदनाम भी होती है इस लिहाज से कि इनको रोना भी आ जाता है। लेकिन तो हाँ, आपके वालिदैन की क्या फीलिंग थी जब मैं भागी-भागी, आई वाज़ एट फर्स्ट फ्लोर, मैं भागी-भागी अपने वालिद साहब के पास गई, आई हग्ड हिम, और मैंने उनको बताया, अब्बू जी आपकी बेटी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हो गई है। अच्छा। माय फादर वाज़ क्राइंग, माय मदर वाज़ सो हैप्पी, मेरे बहन भाई सब। अच्छा। और प्रॉपर इसको जैसे CSS का रिज़ल्ट आता है और लोग उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। तो इसको मुकम्मल तौर पे सेलिब्रेट किया गया था। माय फादर इन लॉ टेक्स्टेड मी, मतलब एवरीवन वाज़ सो प्राउड ऑफ मी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सो तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खबर दैट्स इट। जंगल की आग की तरह आपके मोहल्ले में, खानदान में जी, फैल गई। जी। तो जी, एक जी। हसद भी तो लोगों में होती है ना, तो उसका भी तो सामना किया होगा। होंगे, देखिए मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, और मैंने अपने इंटरव्यू की अच्छा। तैयारी में भी ना ये चीज़ें, मेरा इंटरव्यू ADFIA का इंटरव्यू वाज़ दैट कि वो इतना अच्छा हुआ था। अथर वहीद साहब हैं मेरे डायरेक्टर, ट्रेनिंग थे हमारे, हाँ। और ही इज़ DIG, CSP ऑफिसर हैं, और पीपल नो हिम, माशाल्लाह बहुत काबिल ऑफिसर हैं। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उनकी एक उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि इरम, एक मैं लाइन बोलूँगा, आपने बताना है व्हाट इज़ दैट, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। अब ये रूमी की लाइन है, तो मैंने रूमी को नहीं पढ़ा हुआ था, तो अब मैंने कहा सर, वो कह रहे थे कि आप इसको बताओ, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगी। तो मैंने कहा सर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में और अपनी जर्नी के लिहाज से ही इंटरप्रेट करूँगी। जैसे एक अरसे से, क्योंकि मुझे शुरू से याद है कि मैं बहुत एम्बिशियस थी, और मैं एक अरसे से मेहनत कर रही हूँ, मुझे बड़ा यकीन है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एम्बिशियस और पॉजिटिव इंसान हूँ। तो मैं इस डेस्टिनेशन की तरफ आ रही हूँ, एंड आई बिलीव दैट कि द सक्सेस इज़ ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स मी। सो मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करूँगी। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि आपको क्यों सेलेक्ट करें इंटरव्यू में। तो मैंने चूँकि डिप्टी अकाउंटेंट में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब की हुई थी 4 महीने के लिए सही, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे मौके होते थे जहाँ पे इंसान को अपनी ऑनेस्टी को साबित करने का मौका मिलता है। सही है। उसको पता होता है कि ये इसके डूज़ एंड डोंट्स हैं, और ये डूज़ एंड डोंट्स मुझे मेरे पेरेंट्स ने फ़ीड नहीं किया था। ये मुझे लगता है, और मेरी अम्मी भी ये कहती हैं कि मुझे कोई रश्क अपनी तरबियत पे नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे ने अपनी तरबियत खुद भी की है। तो उस जगह पे जब मुझे पता था ना कि आई एम दैट ऑनेस्ट इंसान और इंटेग्रिटी वाली हूँ, तो मैंने कहा सर मेरी ये जो चीज़ है ना, ये मुझे यूनिक बनाती है इस जॉब के लिए। ओके। जी, और ये क्वेश्चन 2 मरतबा हुआ था, 3 पैनलिस्ट थे, आई थिंक 3 या 4, तो उन्होंने घुमा-फिरा के सवाल किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके जवाबात ऐसे भी दिए, और मुझे लगता है कि बंदे की पर्सनैलिटी ना रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके चेहरे से, और जो इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो वो भी फिगर आउट कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है। इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ ऑफ माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंटरव्यू हो गया एंड आई वाज़ लीविंग, तो उन्होंने मुझे रोका, कहने लगे कि बेटा, हाउ हाउ वेल विल यू रेट दिस इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि सर, मैं एक मुस्बत इंसान हूँ, और मैं नेगेटिव नहीं सोचती, पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, तो मैं फिर भी इसको ना 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। तो दे सेड कि जब एक पॉजिटिव इंसान हो तो फिर 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं। तो मैंने कहा सर देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर बेटरमेंट। अच्छा। जी, तो हमेशा बेहतरी के लिए कोई ना कोई रूम छोड़ना चाहिए। सो आई एम नॉट परफेक्ट ऑफ कोर्स। दे लाफ्ड, तो एक वो कहका आया, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो आफ्टर दैट इंटरव्यू मैं हमेशा डिस्कस करती थी अपने वालिद साहब से भी, और जो मेरे मेंटोर हैं मेरे हस्बैंड, उनसे भी, कि ये सवाल हुए, ये जवाबात दिए, और मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मुझे लगता है मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हो हो गई। गई। जी, जी। तो पहली पोस्टिंग कराची में हुई? जी, मैंने अपनी पहली पोस्टिंग बाय चॉइस, आफ्टर ट्रेनिंग, इस्लामाबाद में ट्रेनिंग हुई थी, बाय चॉइस मैंने कराची में ही करवाई कराची थी। के बारे में तो अब दहशतगर्दों का शहर है, गंदा शहर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खौफ नहीं आ रहा था? नहीं, चूँकि पंजाब, मैं कभी कराची में आई नहीं थी, और पंजाबीज़ को एज़ सच सिंधी कल्चर का नहीं आइडिया, और मुझे ये लगता है कि मैंने एम्बेसडर का किरदार अदा किया है, और मैं ये अपने कलीग्स को भी कहती हूँ जो भी यहाँ सिंध में हैं, और यहाँ पे डिफरेंट जगहों के लोग हैं कराची में, लेकिन अगर मैं सिंधीज़ की स्पेसिफिकली बात करूँ, माई इन लॉज़ आर सिंधी, सो मुझे कराची तो आना था।
मतलब सिंध में तो आना ही था, लेकिन कराची को चूज़ किया था प्लेस ऑफ पोस्टिंग, क्योंकि हस्बैंड भी यहाँ पोस्टेड हैं। आपके शादी जी जो हुई वो भी जी। FIA में, नहीं, वो FIA में नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट में। सरकारी मुलाजिम जी है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है। अच्छा, जी उन्होंने भी CSS किया? नहीं, वो हैं AEC, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर हैं। ओके, जी जी तो आपने पसंद की शादी की है? जी, ही वाज माय क्लास फेलो। कौन सी यस, यूनिवर्सिटी के अंदर? UET में, यस। अच्छा तो हम वो ही इज़ माय मेंटोर। अच्छा, यस, ही इज़ माय मेंटोर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने खुद भी अपनी तैयारी, उन्होंने भी मल्टीपल एग्जाम्स पास किए ओके, और खुद भी तैयारी की। वो यार एज फेलोज, लेकिन कुछ लोगों का जो कैलिबर होता है वो ओवरऑल ज़्यादा होता है ना, उनका विजन बड़ा होता है। तो खुद भी तैयारी की और मुझे भी करवाई। ओके, यानी कि दोनों का ये था कि पहले पढ़ेंगे, जॉब होगी तो फिर शादी होगी। ओके। यस, तो जैसे ही ADFI के रिजल्ट आए थे, पहले शादी हुई थी, फिर ट्रेनिंग पहले हुई रिजल्ट थी। उनका आया था, आपका आया? पहले उनका आया था। अच्छा, जी जी, पहले उनका आया, कुछ महीनों में मेरा ये सिलेक्शन हुई, फिर बाद में मेरी शादी हुई थी। तो ये जी जब पहले दिन आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर आके बैठी जी तो डर लगा था? जी, कन्फ्यूजन ये होती है कि काम पता नहीं कोई सिखाएगा कि नहीं, हाँ, लेकिन FIA में मुझे जो लोग मिले, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड, बहुत अच्छे लोग मिले मेरे सीनियर्स। एक डिप्टी डायरेक्टर साहब भी हैं AML सर्कल के, जब मैंने ज्वाइन किया था, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ शेख साहब हैं, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, ज़ीरो से काम सिखाया। एंड मैं उनको ये इस चीज़ का क्रेडिट भी देती हूँ और यहाँ पे भी देना चाहूँगी। सर ने मुझे गाइड किया, उसके अलावा और भी काफ़ी जो मेरे बराबर के लोग थे या जो सर्विस में पहले से थे, चाहे उनका रैंक कांस्टेबल है, मैंने उनसे भी सीखा है, ओके। क्योंकि काम सीखने में तो शर्म ही नहीं है ना। और आप ये पहले दिन आपकी क्या फीलिंग, जिस दिन आप सीट के ऊपर बैठी? बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, जी, खुशी ये थी, अच्छा एक इंक्वायरी थी, एक हाई प्रोफाइल वेरिफिकेशन थी। वेरिफिकेशन सबसे प्राइमरी स्टेज होती है जब आप इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करते हैं ना। हाँ, तो SOPs के तहत सबसे पहले आपके पास एक कंप्लेंट आई, नाउ यू विल वेरीफाई कि वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं। ओके। तो जब वो कंप्लेंट आती है और उसमें किसी कंपनी के मालिक को मैंने नोटिस निकाला, तो 160 का नोटिस इटसेल्फ काफ़ी। एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टिंग हुई थी? नहीं, मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ऑफ अच्छा, FIA anti-money वहाँ पोस्टेड थी। तो उनको जब लेटर नोटिस निकाला और वो जब आए, वो मेरे से डर रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे से क्यों डर रहे हैं। सो दैट वाज द पावर ऑफ दैट सीट, ओके। यू नो। तो मुझे डर नहीं लगा था, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन विद टाइम आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। सारा दिन आप जब ऑफिस में हाँ, होते एक ही काम हो, कर रहे हो। डिफरेंट पार्टीज को लेटर्स निकाल रहे हो, उनका बयान रिकॉर्ड कर रहे हो और आप इन्वेस्टिगेशन को सीख रहे हो। हाँ। तो ये वाली चीज़ तो FIA में तो बड़ी कहते हैं ऊपर की आमदनी बहुत है, तो आपको कभी रिश्वत वगैरह की ऑफर हुई? देखें, हर एक को पता है इस चीज़ का। मैं इस चीज़ के ऊपर क्लियरली ये कहना चाहूँ कि मुझे मेरे डूज एंड डोंट्स पता है। ओके, नहीं आपको तो पता है, जी, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आपको पता है। वो मेरे से ऐसी फिर सुन के जाते हैं ना लोग, जो भी कोई नहीं होते हुई हैं। वैसे ऑफर? जब कभी ऐसे हुई, तो क्या हुई जरा बताने। आई कैन नॉट कोट दैट अरे थिंग एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि रिसेंटली जैसे मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में पोस्टेड थी और उसका केस था ट्रैफिकिंग का। हाँ, लड़की को हमने एयरपोर्ट से, जो हमारी इमिग्रेशन की टीम थी, उसने रेस्क्यू कर लिया ना एक तरह से, विक्टिम की प्रोटेक्शन की। हाँ, पहले विक्टिम को वो भी आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दैट होल डिटेक्शन इन डिटेल। तो इमिग्रेशन की टीम ने उसको वहाँ पे रोका, उसकी प्रोफाइलिंग की। अब वो केस रेफर होता है ASTC में। तो जब ASTC में आता है और वहाँ पे वो मुझे मार्क होता है, और पहले तो आई वाज लाइक ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर था, लेकिन चूंकि मैं खातून थी और मैं ही उस लड़की को बेहतर तरीके से जांच पड़ताल कर सकती थी, उसे इंटरोगेट कर सकती थी, चीज़ें अनर्थ करवा सकती थी। उसमें जो ऑपोजिट पार्टी थी, उन्होंने कोशिश की कि उस विक्टिम को बयान देने से पहले, जब हम जज साहब के आगे 164 का बयान करवाते हैं मजिस्ट्रेट के आगे, तो उसको उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की कि तुम पीछे हट जाओ और तुम ये मुकर जाओ ना इस चीज़ से। अच्छा, कितने पैसे की ऑफर की? आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये कि उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा कि आप ना मुझे जानते नहीं, अच्छा, आप मेरे बारे में पूछ के नहीं आए। तो फिर उस साहब ने, जो उनकी नहीं वो फैमिली आपको थी, नहीं जानते होंगे, आपके डिपार्टमेंट को तो जानते होंगे ना, वहाँ तो हमको पता है क्योंकि देखिए नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट को, जो मैं खुद हूँ ना, मुझे लगता है मेरा डिपार्टमेंट भी वही है, बस। ठीक है। और मुझे लगता है यही प्रोफेशनलिज्म है, व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू व्हेन नो वन इज़ वाचिंग अस। ओके, सपोज़ कि अगर DGFIA का ये विजन है और ये उनका मैंडेट है, और FIA का जो लोगो भी है वो भी यही कहता है, वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो पावर हमें डेलीगेट हुई है, तो मैं उसी को देखूंगी जो मैं कर रही हूँ। मैं दूसरों के लिए बात तो नहीं कर सकती ना। बिल्कुल सही। तो उस बंदे ने मुझे कहा, मैडम मैं आपके पास आने से पहले आपके लिए पूछ के आया हूँ, मुझे पता है कि आप कैसी हैं, तो लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है। मैंने कहा मैंने ये केस ना
अपना जो केस है, मुझे पता है कि हु आई एम, और मैंने इसको कैसे जज साहब के आगे प्रेजेंट करना है और किस तरीके से जो हमने मेहनत की होती है, जैसी चीज़ें निकाली होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका किसी का ऑफ़र करने का मेरे लिए अहम नहीं है ये बात। जी। आपके एफआईए के हवाले से बात करते हैं कि डंकी के हवाले से मखसूस रोड है जहाँ से डंकी लगती है, कराची भी उसमें से है। ये कैसे लगती है, होती डंकी है क्या चीज़? डंकी में ये पहली दफ़ा मतलब डंकी कब सुना और आपने उसको स्टडी करने की कोशिश की, डंकी क्या है? जी साथ एफआईए में आके पहली दफ़ा सुना लफ्ज़? जी, डंकी का वर्ड पहले कहीं से सुना था, चूँकि मैं पंजाब से हूँ और वहाँ पे डंकी बहुत पूरा एक बेल्ट है, जो लोग जाते हैं इस रास्ते से, इल्लीगल रास्ते इख्तियार करते हैं, लॉन्चेस के थ्रू जाते हैं और फिर टर्की पहुँच जाते हैं। जैसे पाकिस्तान से ईरान और फिर ईरान से आगे टर्की और टर्की से आगे यूरोपियन ममालिक में जाते हैं, वहाँ जाके सेटल होते हैं। तो वर्ड ऐसा नहीं सुना था, लेकिन ये तरीक़ेकार इसके बारे में पता था, जिसको मैं डिस्करेज करती हूँ। ये है क्या डंकी? इसमें ये है कि लोग जो लीगल रास्ता है, वीज़ा अपना इशू करवा के और रिक्वायरमेंट किसी भी अपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करने के लिए जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अवेल करने के बजाय वो इल्लीगल रास्तों से जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। और इसमें एजेंट माफिया जो है वो हरकत में है। कैसे करते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सेटल हो जाओगे यूरोप ये तो जाके। चलिए इस पर हम आगे मिसाल के तौर पे मैं अपने लिए समझना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तुर्की का वीज़ा है, जी मैं तुर्की जाऊँगा, उससे आगे जाऊँगा, ठीक है। डंकी लगाऊंगा, ये है। आप समझ लें कि कोई XYZ बंदा है, ठीक है, उसको किसी एजेंट ने कहा कि तुम यहाँ पे ऐसे रूल रहे हो, बाहर के मुल्क जाना है तो चलो मैं तुम्हें बाहर भेज देता हूँ, तुम मुझे 1-2 लाख दे दो। ये इतने ही पैसे में काम शुरू होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई 5-10 लाख आपने दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी जब इंटरोगेट किया है तो ये 1-1.5 लाख से काम शुरू हुआ है। फिर सामने उस बंदे को ट्रांसपोर्ट किया गया है यहाँ पे सी पोर्ट साइड पे और ये जीवनी साइड पे। वहाँ से वो बंदा जाता है, एजेंट के आगे से सब एजेंट्स बैठे होते हैं, उनको वहाँ पे भर भर के लॉन्चेस में बिठाते हैं। उसका वीज़ा लगा हुआ होता है? नहीं, देयर इज़ नो वीज़ा, देयर इज़ नो पासपोर्ट। अच्छा, ठीक है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मतलब पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, एक्टिव होना चाहिए। वीज़ा है, जिस कंट्री आप जा रहे हैं उसकी तरफ से वीज़ा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। आपने अपना सामान पकड़ा, थोड़े से पैसे उठाए। अच्छा, डंकी सारी सी साइड से लगती है? नहीं, पाकिस्तान की जो बाकी जैसे आप नॉर्दर्न साइड के जो बॉर्डर्स हैं हमारे, जी, और वहाँ से भी लगती है। लेकिन चूंकि ईरान साउथ ऑफ पाकिस्तान से ईरान को चूज़ करते हैं, ईरान के से आगे फिर वो जाते हैं जो बॉर्डर लगता है टर्की के साथ, टर्की से फिर वो आगे यूरोप की तरफ जाते हैं। तो डंकी मतलब कि इल्लीगल रास्ता इख्तियार करके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बगैर ट्रैवल करना और सेटलमेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया जाता है। जो है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए अमूमी तौर पे कराची का रूट लेते हैं, या पंजाब के लोग ख़ास तौर पे KP के तो ये कराची का रूट लेते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये एक इम्प्रेशन है कि जैसे अगर कोई कहे कि कराची से ये चीज़ें आसान होती हैं, ऐसा नहीं है। कराची की जो इंटरनेशनल ट्रैफ़िक है, फ़्लाइट्स हैं, वो ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप बलूचिस्तान जाएँ तो कोयटा में 1 दिन की 2 फ़्लाइट्स होंगी, हफ़्ते में आप लगा लें, मल्टीप्लाई कर लें उसको। लेकिन कराची में जो ओवरऑल फ़्लाइट्स का नंबर है वो ज़्यादा है। इसकी वजह से फ़्लाइट्स के जो रेट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीपर रेट्स होते हैं। तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो बाय रोड कराची आ जाएँ और फिर यहाँ से वो सस्ती टिकट लेके ट्रैवल करते हैं। इसकी वजह इसकी सस्ती टिकट है? जी। अच्छा, आप लोग जो है ना प्रोफाइलिंग पे रोकते हैं, जी। ये प्रोफाइलिंग पे रोकना क्या होता है? जब प्रोफाइलिंग के अंदर ये है कि रिस्क असेसमेंट करते हैं हम। अच्छा, यानी कि हम देखेंगे कि आया ये पैसेंजर है। पहले प्रोफाइलिंग में ये होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका पासपोर्ट है, वीज़ा है। सपोज़ कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, तो अब वो कह रहा है कि मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो उसका एज ग्रुप ऐसा है और उसके अलावा पीछे यहाँ पे उसके पास इतने सोर्सेज ही नहीं है कि वो एज अ टूरिस्ट थाईलैंड जा सके। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान तो उसने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो उसका जब हम ये रिस्क असेसमेंट करते हैं, उस दौरान उसको इंटरव्यू करते हैं, इंटरोगेट करते हैं और उसके पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, समटाइम्स सस्पिशन की बुनियाद पे जब वो ऐसी लीड बन जाती है कि उसके पास ऑन रिकॉर्ड उसके लगेज से भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, सपोर्ट करती हैं कि उसका मकसद टूरिज़्म के लिए जाना नहीं है, XYZ कंट्री में जाके, जैसे मैंने थाईलैंड की मिसाल दी कि वो आगे से निकलना चाहेगा, इंडोनेशिया, मलेशिया इधर जाना चाहेगा काम करने के लिए। तो जब आपको वर्क करने के लिए जाना है तो आप वर्क वीज़ा लें। नहीं, आपको ये रिस्क मैनेजमेंट की, असेसमेंट की जो आप बात कर रही हैं, ये कौन से कानून ने आपको इख्तियार दिया FIA वालों को रिस्क असेसमेंट करें? एक आदमी के पास लीगल वीज़ा है
वो लीगल वीज़े पे जा रहा है। एक तो आपने पहले ये तय कर लिया कि हम्म। आपकी उम्र नहीं है घूमने की, अच्छा। दूसरा फिर आपने ये तय कर लिया कि आपके सामान में तलाशी ली वो ऐसी है कि जिससे लग नहीं रहा आप घूमने जा रहे हैं। हम्म। दूसरी बात, अगर वो गैर कानूनी वो काम करेगा तो थाईलैंड जाके करेगा ना, तो आप थाईलैंड की ऑफिसर नहीं है, आप लोग जी। जी। पाकिस्तान के ऑफिसर है ना, हम्म। तो आप पाकिस्तान में किस कानून के तहत रोक सकती हैं? हमारे पास एज एन इमिग्रेशन ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसओपीज़ और ऐसी गाइडलाइंस हैं कि हमें पूरा इख्तियार है कि हम लीगल ट्रैवल को तो अलाउ करें लेकिन इलीगल माइग्रेशन को कर्ब करें, इलीगल उसको माइग्रेशन प्रिवेंट क्या करें। होगी तो मैं लोग जानना चाहते हैं सर, ये बहुत जी। बड़ा सवाल है कि इस जी। वक्त प्रोफाइलिंग के नाम पे जो है जी। वो यहाँ लोगों को, खासतौर पे नौजवानों को, खासतौर पे पंजाब और केपी के नौजवानों को बहुत रोका जा रहा है। जी। तो ये इख्तियार कैसे आपके पास? मेरे पास लीगल वीज़ा है तुर्किया का या थाईलैंड का, तो आपने खुद से एफआईए कैसे सोच लेती है? नहीं नहीं, इसमें सोच लेने वाली बात नहीं आती। मेरे एक वीज़ा होना इज़ नॉट इनफ कि आप ट्रैवल कर सकें। मैंने जो बात की मैं उसको दोबारा बताऊंगी इन अ बेटर वे कि आप टूरिस्ट हैं, आप कह रहे हैं आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं हाँ। और आपके पास आपकी जो रिटर्न टिकट हुई हुई है, लेट सपोज वो हुई है 15-20 दिन बाद ही, हाँ। और आपके पास जो पैसे हैं इन हैंड, अकाउंट आपका कोई है नहीं इन हैंड, आपके पास पैसे इतने कम है कि वो वहाँ पे गुजारा करने के लिए और उन डेस्टिनेशंस को विज़िट करने के लिए इनफ नहीं है। आपको उस जगह की आइडनरी के बारे में कुछ नहीं पता कि आप वहाँ घूमने क्या जा रहे हैं। एक मिसाल, अगर मैं जा रही हूँ घूमने के लिए तो मैं उसके पहले रिसर्च करूँगी, मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। अब इस बात को सुन के एजेंट्स क्या करेंगे, वो और भी हरकत में आएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं साथ साथ अपना पैटर्न अपग्रेड करते हैं। जैसे एक मिसाल है, मैंने बताया, वो अपने बंदों की तैयारी करवा के भेजते हैं। ओके, ठीक है, क्या क्या तैयारी कराते हैं? यानी किसी एजेंट ने, जैसे एक मिसाल है, अब ये बात सुनी, अब उनको पता है कि हमने लोगों को आइडनरी प्रॉपर बना के देनी है। आइडनरी मतलब वो ट्रैवल प्लान बना के देंगे कि भाई तुम इतने दिन के लिए जाओगे, आज के दिन तुम इस होटल में स्टे करोगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि उनके पास वो चीज़ें पूरी नहीं है, शो मनी उतनी नहीं है, उतने पैसे नहीं है जो इनफ हैं वहाँ पर उन जगहों को, टूरिस्टी प्लेसेस को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसके जो रिटर्न टिकट है वो सेम पीएनआर पे नहीं है। लाइक उसमें ये है कि वो डमी टिकट है, वो जाके उड़ा देंगे क्योंकि उनका मकसद वापस आना नहीं है। मैडम ये भी बात मान ली आपकी, परेशानी क्या है आपको? परेशानी है, पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब होता है, पाकिस्तान का इमेज टार्निश होता है। नहीं, आप पाकिस्तान का कैसे मतलब मेरे पास ये तो जो थाई एम्बेसी ये मुझे वीजा दे रही है, तो ये थाई एम्बेसी मुझे कैलकुलेट करेगी ना, वेट करेगी। एफआईए को किसने इख्तियार दे दिया? हम बॉर्डर फोर्स हैं, हम बॉर्डर फोर्स हैं बॉर्डर और हमारा काम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, इसको रोकना। इसके ऊपर कवानीन हैं, आप इन कवानीन को देखें। वो कौन सा, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, जो आप जो रिस्क असेसमेंट की बात कर रही हैं, वो कौन सा कानून है रिस्क असेसमेंट को आपको इख्तियार देता है कि किसी ये को एसओपीज हमारे हेडक्वार्टर से आती हैं, एक रिस्क एनालिसिस यूनिट है प्रॉपर। एसओपी तो एक अलग चीज हो गई, एसओपी तो आपकी अपनी बनाई हुई हो गई ना। जी। कानून कौन सा है? ट्रैफिकिंग पर्सन एक्ट है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट है और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट है। इन एक्ट्स के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग की। ओके। जी, उसकी बुनियाद पे उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वीजा कानूनी भी हो उसको रोक लें आप? नहीं, मैंने आपको फिर बताया कि वीज़ा सही होना इज़ नॉट, वीज़ा वैलिड होना इज़ नॉट इनफ, और ये इस चीज़ का सबूत नहीं है या इस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करता कि आप बाकी डिस्क्रिपेंसीज के साथ जा सकते हैं। आपकी बात समझ गया। जी। मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ जो लोगों के जहन में जो उनका, लोगों का कहना ये है कि हम अगर कोई खिलाफ ज़ाब्ता काम करेंगे तो थाईलैंड जाके करेंगे। एफआईए को थाईलैंड के कानून, थाईलैंड की जो भी इदारे हैं वो निपटेंगे। एफआईए ये चेक करेगी कि मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास वैलिड वीज़ा है या नहीं है। आपको कंबोडिया का मैटर पता है? नहीं बताएं। कंबोडिया में क्या हुआ है, यानी कि आप न्यूज़ उठा के देखें, नंबर ऑफ पीपल हैव ट्रैवल टू कंबोडिया एज डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, के जो हमारे ही एजेंट से पाकिस्तानी थे, मिले हुए थे डिफरेंट चाइनीज़ और डिफरेंट कोरियन एजेंट्स के साथ। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की टेलीग्राम के ज़रिए, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड होता है और हर कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता। तो उसमें ये क्या करते हैं, पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एडवर्टाइज़ करते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरियाँ आ गई, ठीक है, और इतनी सालाना, इतनी तनख्वाह सेटल हो जाएंगे। बड़े खूबसूरत इश्तहार लगा दिए, लिंक डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, अभी रब्ता करिए इतने पैसे में, 4 लाख मिसाल ले लें, ठीक है। लड़के ने, यंग है, बेरोज़गार बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने कहा कि भाई डन बेस है, तुम जब वहाँ पहुँच जाओगे, डन बेसिस से मुराद ही होती है ये जो रोज़गार तलाश कर रहे हैं अफराद, उनको पता है डन बेसिस क्या होता है, वो तसल्ली में आ जाते हैं कि जब तुम वहाँ चले जाओगे फिर तुमने पैसे देना, ठीक है। अब उसने अप्लाई की, उसने इस बंदे को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का के तौर पे। वो लोग यहाँ से कंबोडिया चले गए। जब आगे जाते हैं, आगे जाकर उनको सब एजेंट रिसीव करता है कंबोडिया के फेनम पेन के एयरपोर्ट से, और वहाँ उनको जाके एक ऐसी जगह पे लेके जाया जाता है कि उनको समझने के कैद कर लिया गया है, राइट।
और दे आर सोल्ड। उनको बताया रहता है कि अब तुम इन चाइनीज़ कंपनियों के हाथ सेल आउट हो चुके हो। और ऐसे भर भर के लोग आए हैं जिनका हमने इंटरव्यू किया है और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उनको टॉर्चर दिया गया। अब जब वो लोग गए थे तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे एंड दे वर लाइक कि उनके पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी। लेकिन जब वहाँ से ऑफलोडिंग्स और वहाँ से जब लोग वापस आए अपनी जानें बचा के, अपने घर वालों से रब्ता करके मैं मर रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, इतना मारते हैं, हमारे पास उन लोगों के बयानात, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स और उनके दास्ताने ऑन पेपर भी हैं, ठीक है। और हमने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है पिछले 2 साल से, 24-25 से आई थिंक ये मैटर स्टार्ट हुआ था और इन सारे एजेंट्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। हमारे हायर अप्स को भी पता है और ये चीज़ मैडम ये को बात तो जी सही कर्व है, करने के आप लिए नोटिस एजेंटों लिया को गया। रोकें, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो तो आप लोग करते नहीं जी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं अच्छा, है कितने हमारा एजेंटों के काम। खिलाफ कार्रवाई की हमने? आई कैन नॉट कोट द नंबर, ASTC सर्कल जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं क्योंकि हम एयरपोर्ट पे अभी मैं एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ, जिना एयरपोर्ट पे। अच्छा, अब ये बताइए कि प्रोफाइल की बुनियाद पे कितने लोगों को आपने रोका? अगर मैं बात करूं तो पर मंथ आप इसको यानी पर डे विदिन 24 आवर्स 10 to 15 लोग अच्छा, जो इस बुनियाद पे हम रोकते हैं। ओके। जी मैं ये एवरेज फिगर दे रही हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्ट, लेकिन 24 घंटे का अगर आप एक शिफ्ट वो ले लें, 3 शिफ्टें इसमें चलती है ओके। एयरपोर्ट की, तो 7,000 लोग जा रहे हैं। 7,000 में से हमारा मकसद मैंने आपको नंबर कह दिया 15 से 20, 7,000 लोग जा रहे हैं, ये इसका 0.2% बनता है। सो हमारा मकसद लीगल ट्रैवल को अलाउ करना है, उसको ज़रूर जाएं लोग, लेकिन इलीगल माइग्रेशन को रोकना है। और ये तो उन लोगों को जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको यानी कि वो सारी वेलफेयर प्रोवाइड करना, इसके लिए है कि अच्छा, वो बच जाएं। सेक्स ट्रैफिक पे आप रोकती हैं? अच्छा, उसमें ये होता है जैसे कुछ ख़वातीन उस एज ग्रुप की हैं। मैं एक केस डिटेल में बताना चाहूँगी। व्हेन आई वाज़ पोस्टेड इन ASTC तो मेरे पास ट्रैफिकिंग का पहला केस आया था और उसमें ये हुआ कि हमारे एयरपोर्ट की टीम ने बहुत अच्छे से टाइमली काम किया। और जब मैंने इंटरव्यू किया लड़की को, अब लड़की को मैंने पूछा आप कहाँ से हो, वहाँ से शुरू करते हैं, टाइमली क्या काम किया उन्होंने? मैं वही बता रही हूँ। लड़की जब इमिग्रेशन की टीम ने उसको रेफ़र किया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल, तो वो लड़की मेरे पास आई। अब मैंने उसको इंटरव्यू किया, एक तो उस लड़की का इंटरव्यू हो गया, समझे उसका नाम है समरा, ठीक है, और एक हो गया हमारी टीम की टाइमली कार्रवाई कैसे। अब वो लड़की फैसलाबाद की थी और समझे कि सायरा नाम की कोई होगी एजेंट बाहर बैठी हुई, ठीक है। उसने क्या किया कि इस लड़की के साथ किसी चैनल के ज़रिए कांटेक्ट हुआ कि बेटा आपको ना नर्स की नौकरी मिल जाएगी। अब लड़की कैसे अंडर प्रिविलेज्ड घर से है, उसको नौकरी की तलाश है, घर में बूढ़ा बाप है, बूढ़ी फैमिली है, राइट, या ऐसे पेरेंट्स हैं और भाइयों की भी सपोर्ट नहीं है, तो उसको नौकरी की तलाश है। लड़की ने कहा कि तुम कराची आ रहे हो, क्या तुम किराया अफोर्ड कर सकती हो? उसने कहा नहीं। तो 2-4 हज़ार ईजी पैसा उस लड़की को भेज के किराया दिया गया, वो कराची आई। कराची आती है और यहाँ आकर उसको एक घर में रखा गया, 2-4 दिन रही और वीज़े का वेट कर रही है। अब वीज़े का वेट कर रही है और जब उसको वीज़ा बाबर नाम के बंदे ने दिया, ठीक है, वीज़ा उसके मोबाइल पे आ गया, शो मनी भी उसको पूरी करके दी गई और शो मनी देने के लिए भी एक ऐसा खेपिया चूज़ किया गया जो रोज़ाना की बुनियाद पे आता है और वो भी साथ में उसका फैसिलिटेटर था, ठीक है। और अब लड़की को शो मनी भी प्रोवाइड की गई, होटल बुकिंग भी उसकी कंफर्म करवाएगी और उसने जाना था बहरीन, यस, बहरीन जाना था। अब वो बंदी जो बाहर बैठी वो पहले ये काम करी, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि सेक्स ट्रैफिकिंग। अब लड़की की एज होगी अराउंड 20-22 साल, ठीक है, और एयरपोर्ट, अब चूँकि वो पहले तो एयरपोर्ट पे जा रही है तो उसको चाहिए ना कोई सपोर्ट साथ में कि किसी ग्रुप के साथ उसको मिला दिया जाए जो उसको बता दें कि बेटा आपने इधर जाना है, इधर जाना है, और वहाँ पे जाके इमिग्रेशन वाले सवाल करेंगे। हमें मोबाइल में प्रॉपर चीज़ें मिली हैं ना, जो मैं आपको सारी डिटेल्स बता रही हूँ। अब एक और फैमिली है, उस जो सायरा नाम की एजेंट बाहर बैठी हुई थी, उसने एक फैमिली से रब्ता किया और कहा कि आपकी भी फ़्लाइट है, ये लड़की भी साथ आ रही है, इसको बता दीजिएगा सारा और इसको इमिग्रेशन क्रॉस करवा दीजिएगा। जब वो लड़की यहाँ आती है, अब उसके साथ वो जो एक फैमिली थी और साथ में ये लड़की, इमिग्रेशन वालों को पता है भाई यंग लड़की है और बहरीन जा रही है, तो उसको रेफ़र किया रहता है, रेफ़र किया, काउंटर अफ़सर उसको रेफ़र करता है अपने रीचेकिंग अफ़सर के पास। जो यहाँ आती है वो उससे सवाल करते हैं कि अच्छा बेटा आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, और ये वाली चीज़ें जब सामने आती हैं, लड़की की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी है, कन्फ्यूज़्ड है, शी इज़ परप्लेक्स्ड और एंड शी इज़ अनएबल टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें हमारी कोई ख़ातून ऑफ़िसर है, सस्पिशन आया ना अब, और वो बता भी नहीं पा रही सही से, तो हमारी ख़ातून ऑफ़िसर उसी परमिशन के साथ उसका मोबाइल देखेंगी, मोबाइल में सारी चैट थी। अब उसमें ये होता है कि बाहर बंदे फैसिलिटेटर एक ड्राइवर खड़ा हुआ है और साथ में वो बंदा जिसने शो मनी दी थी वो खड़ा हुआ है।
हमारा मकसद है कि हम टाइमली उनको पकड़ लें, क्योंकि वो उसको पूछ रहे हैं हैव यू क्रॉस्ड, फलाना फलाना काउंटर होगा, इस तरीके के काउंटर होते हैं, वहाँ फलाना खड़ा होगा, शीशे वाला ऐसे होगा, ये वो फलाना, आप वहाँ से क्रॉस कर गई, वो कह रही नहीं, ठीक। लेकिन उसमें फिर हमने जो अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए और अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए उन बंदों को ट्रेस किया। और जब बंदे को पता चला, जिसने शो मैंने अरेंज करके दी थी, उसको पता चला कि अब तो मैं पकड़ा गया, उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया। जब उसने अपना मोबाइल तोड़ा तो उसको जल्दी से मोबाइल को सेट करवाया गया। अब आप देखें कि ये टाइमली एक्शन होता है ना, और टाइम मोबाइल को सेट रिकवर करवाया गया। जब वो मोबाइल मेरे पास आया, व्हेन आई वाज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके अंदर मल्टीपल लड़कियों के वीज़े भी जो इस बंदे के पास आए, ये जो शो मैंने जिसने प्रोवाइड की थी, इसने वीज़े, और ये बंदा सायरा नाम के एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में था, और तकरीबन सारी लड़कियां पंजाब से थी। वो यहाँ आती थी सोराब गोट में, वहाँ से जो ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था एयरपोर्ट के, वही ड्राइवर हमेशा उन लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देता था। और अब जब ये वाली बात कवर हो गई कि कैसे टाइमली एक्शन लिया हमारी टीम ने, अब आती है इन्वेस्टिगेशन कैसे की गई। तो उस जो रिकॉर्ड है मोबाइल में, उसका फोरेंसिक करवाना, उसको एविडेंस के तौर पे पेश करना, और फिर लड़की का बयान करवाना वक्त पे, क्योंकि जब विक्टिम को हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और उनका ख्याल भी रखा रहता है। लड़की के वालिद साहब को मैंने फैसलाबाद से बुलवाया, उनके साथ बातचीत की, और फिर लड़की ने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की कि उसको तो नर्स की जॉब के लिए ऑफ़र हुई थी, लेकिन जो मोबाइल के अंदर बाकी डिटेल्स मिली थी वो यही था कि किस तरीके से ये मसाज सेंटर्स के अंदर ये लड़कियों को प्रोवाइड करती है। तस्वीरें थी, कहा हुआ था आपने ये पहनना, इस तरीके का लिबास पहन के आना है, और किस तरीके से आपको हाई प्रोफाइल लोग जो यूएई बहरीन के आप होटल्स लगा लें 5 स्टार, तो वहाँ पे आपको फलाना बंदा इतने पैसे देगा, पैसे ऐसे डिवाइड होंगे। और ये जो सारा काम है ना, ये वर्क वीज़ा पे स्पेशली नहीं चल रहा, ये टूरिस्ट वीज़ा पे 3-3 महीने के वीज़े लगते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा पे ही ये चला रहे हैं। ये एक फिर वही सवाल आता है ना कि जी, जिस काम की जिन ममालिक में जा रही हैं वहाँ पाबंदी नहीं है, तो आप वहाँ की क्यों चौकीदारी कर रही हैं? सर हमारी जो लड़की हमारे मुल्क में ये अलाउ नहीं है, और वो जो लड़की हमारे है मुल्क में नहीं वो है, वो ट्रैफिकिंग दूसरे मुल्क आपको दूसरे मुल्क का दारोगा किसने बना नहीं, दी, चौकीदार ट्रैफिकिंग की बना दिया? डेफिनेशन समझ लेते हैं हाँ। कि उसके अंदर फोर्स लेबर है, कोर्शन है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। जो टिप एक्ट है, टिप 2018 एक्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रैफिकिंग। नहीं मैडम, तो इस आपने ये लड़की बताया है कि जी उसने नर्स का बोला, लेकिन जब उसका मोबाइल चेक किया तो उस लड़की को ये पता था कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ। हम्म तो जिस मुल्क में वो जा रही है उस मुल्क में ये गैर कानूनी नहीं है, तो आप वहाँ के कानून कैसे चला रही लड़की हैं? इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी। ये जो डिटेल्स है हमें, वो जो एजेंट है, ये जो अच्छा। बंदा शो मनी प्रोवाइड कर रहा था, बाहर था, उसके, और ये सारे जो मोबाइल हमारे पास ऑन रिकॉर्ड थे, सीज़ किए हुए थे, उनमें से हमें ये चीज़ें पता चली थी फर्दर डिग आउट करके कि इसका मकसद क्या है, कि किस तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी लड़कियों की। और बहुत सारी लड़कियां जो डिपोर्ट होकर आई हैं, वो यहाँ आकर खुद भी बयान देती हैं कि हमें इस गलाजत के अंदर डाला गया, और हम इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, जो विक्टिम है उन एजेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। अच्छा, जी, तो वो कितनी लड़कियां सब रिपोर्ट हुई इस हवाले से, डेटा है आपके पास? यस देयर इज़ डेटा, बट आई डोंट हैव इट एट द मोमेंट। अरे देखिए, असल चीज़ तो गुर्बत है ना, जो गुर्बत ये सारे जी, काम के बाद थी, तो वो तो एक माशरे का एक इशू है, तो आप उसको तो कोई सही करने की कोशिश नहीं कर रहा ना। अगर लोग उसके में गुर्बत से बचने का रास्ता निकाल रहे हैं, जी। तो उसमें तो आदमी बुरे रास्ते भी तलाश करता है, अच्छे भी करता है, वो डंकी भी लगा रहा है, वो विजिट वीज़े पे भी जा रहा है, तो उसको नहीं रोकते ना। अब जो वहाँ पे अगर सऊदी अरब में जाके कोई भीख मांग रहा है, तो फिर सऊदी अरब का कानून तोड़ रहा है ना। तो भाई पाकिस्तान की FIA को किस बात पे एतराज़ है? सर सऊदी एज अरब एन वाले अटका दें, गोली मार दें। सर मैंने वो काम करना है जो बॉर्डर, एज अ बॉर्डर फोर्स मेरा हाँ, काम है, और आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर। हाँ, तो मैंने पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो ओके, कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना है, हाँ। एंड जो ये रिक्वायरमेंट्स कानून, वो कह रहे हैं कानून नहीं है, ये तो FIA की अपनी बनाई भी SOPs हैं। SOP तो कानून नहीं हो सकता। फेडरल एजेंसी है। मैंने आपको बता दिया कि जो ऑफलोडिंग, अगर मैंने आपको ऑफलोडिंग बताई है एक दिन की 0.2%, हाँ, सो आप इसके अंदर अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने ही जेन्युइन केसेस होंगे। 7,000 लोग जा रहे हैं और उसके सिर्फ 0.2% है जिसको हम ऑफलोड करें, तो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर करें। नहीं, एक बात है ना, जैसे आप एक बहुत ही यंग खातून है, जी, एक स्ट्रांगली करेक्टर है, तो आप पैसे नहीं दे रही, लेकिन एक तो जो FIA इमिग्रेशन की जो पोस्टिंग है, वो तो FIA के अंदर भी एक तो पूरा FIA सोने की कान है, लेकिन इमिग्रेशन की पोस्टिंग तो और सोने की कान, वो इसीलिए तो समझी जाती है कि भाई ये तो सारे काम होते हैं। सर देयर इज़ नो करप्शन पॉलिसी। और हमारे DGFIA उस्मान अनवर साहब, हमारे डायरेक्टर जोन और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब,
अच्छा, और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। जो भी हमारे पास नहीं कोई क्या ऐसी स्ट्रिक्ट सर सुबह अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा करप्ट एलिमेंट इन्वॉल्व है नहीं, जैसे आप तो बोलिए डायरेक्टर डिपार्टमेंटल की बड़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस से क्या मतलब है? सर ये जो मैंने आपको बताया ना कि प्रोफेशनलिज्म वही है कि व्हाट वी डू व्हेन देयर इज़ नो वन हु इज़ लुकिंग ऑन अस, राइट? तो ये जो स्ट्रिक्टनेस है और ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये ऑन ग्राउंड विजिबल है जी। अच्छा, ये बच्चे भी जा रहे हैं, इसका कोई डेटा आता है कि वो क्यों जाते हैं, किस मकसद के लिए जाते हैं, उसमें कौन से गिरोह काम करते हैं? औरतें और बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं एज़ पर लॉ ओके, ट्रैफिकिंग के लिए जी। और इलीगल अडॉप्शन का भी एक केस हमारे सामने आया है अच्छा वो और भी होती है। जी AHTC सर्कल में वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ओके, में भी इसका चालान भी जमा नहीं हो ये गया भी हो। तनासुब बहुत ज़्यादा है बच्चों के जाने का। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ, जो भी ऐसे कोई केसेस हैं वो AHTC में रेफ़र किए रहते हैं। एक केस मेरे माइंड में है और बताएंगे बट आप? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी कोई और है। आई थिंक शी इज़ इन अ बेटर प्लेस टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। लेकिन उसमें यही था कि एक खातून ने किसी डिस्पेंसरी में पहले से बातचीत की हुई थी कि उसका जो बच्चा है वो किसी आउट ऑफ कंट्री जैसे US में शायद उन्होंने उसको इलीगली अडॉप्ट करवाना था, लेकिन वो ट्रैफिकिंग के ज़ुमरे में आता था। ओके। सो उसको भी रेस्क्यू करके तो अच्छा, AHTC ये जो रेफर किया गया। पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते हैं हम्म। आमतौर पे और वो कौन कौन से मुल्कों को तरजीह देते हैं? यूरोपियन ममालिक, उसके अब अलावा मैं स्पेसिफिकली आप डेवलप्ड कंट्रीज सारी आप लगा लें, यूरोपियन ममालिक का रुझान हम देखते हैं। उसके अलावा USA और कनाडा में तो हम कुछ ऐसे केसेस देखते हैं, कुछ असाइलम के केसेस देख लेते हैं। बाकी ये है कि जो ईस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और अभी मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उधर का भी हम रुझान देखते हैं ओके, जी। अरे बेकारियों का मामला, गदागरों का मामला जो है वो बड़ा संगीन है, उससे बड़ी पाकिस्तान की जो है बदनामी होती है। तो ये गदागर जो जाते हैं अमूमी तौर पे कौन से ममालिक में जाते हैं? हम इसको ज़्यादा देखते हैं सऊदीया में, सऊदी। बैगर्स ओके, जी। और उम्रा वीज़ा जो है उसमें मोस्टली जो पैसेंजर होते हैं जेन्युइन होते हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ किया रहता है। जैसे आई वाज़ ऑन ड्यूटी यस्टरडे और दो ख़वातीन थी, इतनी यंग नहीं थी, एजड थी। तो हमने पूछा कि अम्मा आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो आप कहाँ रहेंगी? और उनका कोई जानने वाला भी नहीं था। एक होता है ना फैमिली रिलेटिव्स हैं, कोई बेटा है कोई, तो कह रही है मक्का हरम में रहेंगे। अब आप इसे क्या एज्यूम करते हैं, हरम में वो कहाँ रहेंगी? भीख ही मांगेंगी। तो हमने उनको जाने देना था। अब आप खुद बताएं, आप होते मेरी जगह जाने देते? नहीं, तो गदागर जो हैं उसमें जो एजेंट्स हैं वो उम्रे वीज़े का मिसयूज़ करते हैं। हाँ, नॉट ऑल, मोस्टली जेन्युइन होते हैं, लेकिन इस वीज़े का मिसयूज़ करके और फैमिलीज ग्रुप्स में एडजस्ट करवाते हैं, ठीक है? और वहाँ जाके लोग बेगरी करते हैं और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप है, क्योंकि वो शेयरिंग होती है, पैसा भी इतना इतना होता है। ओके। तो ये है इसकी डिटेल। या इतने ये कंटिन्यूसली लोग सबसे ज़्यादा जो आपका ये जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा लोग किस तरीके से जाने की कोशिश करते हैं? गदागरी के नाम पर जाते हैं या जॉब नहीं के लिए, नहीं, उम्रे के लिए। उम्रे के जी लिए? जी जी। और वैसे अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है और रिसेंटली जो हमारे पास डेटा है वो काफ़ी कम है, यानी अच्छा, कि जो एक ऑफलोडीज हैं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है ना कि जो कुछ गैर ममालिक में बैठ के जो है ना ग्रोह काम कर रहे हैं, माफिया काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान से गदागरों को या इस तरह के लोगों को बुलाती हैं, तो उसके हवाले से कोई FIA ने कभी बैरून मुल्क रब्ता किया कार्रवाई करने के लिए उस माफिया को वहाँ पे रोकें जो पाकिस्तान से लोगों को? सर AHTC सर्कल इज़ इन अ बेटर प्लेस कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो ऑन ग्राउंड इनके ऊपर एक्शन ले रहे होंगे, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बाकी ये कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हम ज़रूर करते हैं ओके, जी। एयरपोर्ट पे आप जॉब है वहाँ आपको तरह तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता होगा। एक हमारा मर्दों का माशरा है ना, जब आप किसी मर्द को डील करते होंगे तो पहले ज़हनी तौर पे उसके लिए कबूल करना कि वो किसी औरत को अफसर समझे, ये भी उसके लिए एक बड़ा मुश्किल होता होगा। तो आपके इस तरह के क्या तजुर्बात हुए? कभी लोग पे परेशान किया या आप पर हावी होने की कोशिश की, या कोई ऐसे जी, आपके साथ कोई नाखुशगवार वाकया हुआ हो? अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो अगर ये वाली बात कि मैं एक औरत हूँ और लोग मुझे ऑफिसर समझते हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको तो समझना पड़ता है हाँ, व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म। नहीं तो वो आप खुद जी समझाती हैं या वो जी जी, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, अच्छा, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी पोलाइट। मुझे जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, पीपल डू अप्रिशिएट अच्छा, कि मैडम आप जिस तरीके से बात करती हैं, यानी अगर वैसे तो हमारा सारा स्टाफ ही प्रोफेशनल है, हाँ, लेकिन ये है कि जब से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है और स्टाफ के साथ मैं डेली मीटिंग करती हूँ, स्टैंडिंग मीटिंग, और ओकेजनली कर लेती हूँ,
अगर डेली ना भी हो। तो उनको ये बताया रहता है कि अगर जैसे कोई किसी पैसेंजर को हम अलाउ नहीं कर रहे ना, अब उसके तो ख्वाब टूट गए, उसको यही लग रहा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से बताएं कि ये वजूहात हैं, फिर एक परफॉर्मा में भर के देते हैं उसको। बाकी रही बात नाखुशगवार वाक़यात की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ी भी करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे ये होता है कि जो एएसएफ है उनको कभी इन्वॉल्व हुआ आपके साथ ऐसा कोई वाक़या? जी। एक फ़ीमेल पैसेंजर थी, उनका प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ था। प्रोटेक्टर रिक्वायरमेंट होती है। ये भी एक बात है बताने वाली इस हाँ, प्लेटफॉर्म पे कि जो भी लोग वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं या कोई भी ऐसा वीज़ा, चाहे वो यूएस कनाडा का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, और अगर आपको उसके ऊपर इजाज़त है काम करने की, यू आर अलाउड टू वर्क, यू मस्ट हैव टू गेट दैट प्रोटेक्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज़ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको वहाँ से ये प्रोटेक्टर लेने होते हैं। तो लोग आते हैं और वो हमें कहते हैं कि हमारी टिकट ज़ाया हो जाएगी। अब जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है और ये एज़ पर लॉ आपको रिक्वायर्ड है, सो हमारे लिए ये बाइंडिंग है कि हमें आपको रोकना है। तो ऐसे केस में खातून थी, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी आपके साथ? जी जी। तो फिर उनको अच्छे तरीके से कहिए नाखुशगवार अपने आप में एक फीलिंग अच्छा। होती है कि लोग ये समझते हैं कि आप हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर पल रहे हैं। अरे ये कह रही थी आपसे? जी, लोग कहते हैं जनरली, उनको ये लगता है। और ये वो लोग होते हैं जिनके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ज़्यादा नॉट क्या था? ऑल। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको लगता है हमारे पास उनका इंटरनेशनल ज़ोन है कि पासपोर्ट है। आपको उनकी जी टैक्सेस से तनख्वाह मिल रही है। जी। तो उनको अच्छा। ये समझना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उनको लगता है हम ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनके ज़हन में क्या है कोई रास्ता, कि अगर हमने किसी को रोका तो उसका मतलब है कि हमें उनसे पैसे चाहिए। हाँ। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। और मेरे लिए ये इतना डेरोगेटरी था जब उस बंदी ने अपने शी वाज टॉकिंग टू हर हस्बैंड, मैंने उनको बोला मैडम आपके हस्बैंड जा सकते हैं, आप नहीं जा सकती, आप प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट जाएं। और अपना ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो मिडनाइट थी तो उनको इस टाइम नहीं लग सकता था, वेरिफिकेशन होती है कुछ ऑनलाइन टाइम भी भी कम था। जी। तो मैंने कहा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, लेकिन आप इस वक्त नहीं जा सकती। तो उसने, उसके हस्बैंड ही वाज़ क्वाइट सेंसिबल, तो उसने कहा कि मैडम वहाँ क्या होता है। मैंने कहा आप जाएंगे और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आप एक सरकारी फ़ीस होती है। मैंने ऐसे कहा सरकारी फ़ीस होती है थोड़ी सी। वो खातून कहने लगी सी व्हाट आई टोल्ड यू। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मतलब आई वाज़ लाइक कि उन लोगों को ये लगता है कि एक सीनियर अफसर वहाँ पे वर्दी पहन के खड़ी, क्योंकि मेरे लिए मेरी वर्दी बहुत अहम है। सही। मैं इसको बहुत प्राइड से कैरी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उन्होंने माजरत की और जो भी था उस वक्त जो डिसीजन लिया गया, लेकिन ये कि लोग इस तरीके ठीक से है, बदतमीजी डिसीजन क्या करते हैं, लिया गया? डिस्करेज करते हैं। खातून को नहीं जाने दिया था, जो मेल उनके हस्बैंड थे वो चले गए थे वो चले गए? जी। तो खातून से सच्ची गई। नहीं तो वो प्रोटेक्टर लगवाएंगे तो जाएंगे ना, जो अच्छा, रिक्वायरमेंट एक बात ये बताइए, एफआईए का ऑफिसर है जो जी इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसके इख्तियारात क्या क्या होते हैं? सर। उसके इख्तियारात के एक तो ये अंदर हो गया कि आप रोक सकती हैं। देखिए, वहाँ पे जब हमारा एक काउंटर ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। एक जनरल रीचेकिंग ऑफिसर होते हैं, हाँ। ठीक है। तो काउंटर ऑफिसर जब वहाँ पे खड़ा हुआ है और क्यू लगी हुई है, अब उसके पास एक कम से कम कुछ सेकंड्स होते हैं ना, उसने इमिग्रेशन करनी होती है, पासपोर्ट स्कैन किया, हाँ। उसके वीज़े को स्कैन कर लिया, रिकॉर्ड पे आ गए। हाँ। अब जहाँ पे उसको लगता है ना कि ये पैसेंजर जो है इसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी है, तो वो सिस्टम में इसको रेफ़र कर देता है रीचेकिंग अफसर या शिफ्ट इंचार्ज के पास। तो शिफ्ट इंचार्ज अगर मैं हूँ और मेरे साथ एक दूसरा अफसर है और बहुत ज़्यादा पैसेंजर हैं, तो सेकंड लाइन अफसर जो है वो इन लेंथ उसकी वेरिफिकेशन करता है, उसके डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, ओके। उसका अवेलेबल रिकॉर्ड देख लेगा। और जो एडी है असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, ओवरऑल मेंटेन करने, रश ना लगे, इसके लिए लोगों को बड़ी शिकायतें होती हैं। और हम बहुत इसके लिए कोशिशें करते हैं। हमारा जो भी स्टाफ होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने की है जितनी हम कर सकते हैं, तो रश ना लगे और ये कि स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेसिंग हो, फंक्शनलीज जो हैं वो नहीं, ये तो होती हैं। ठीक हो गया। जी कार्रवाई का इख्तियार क्या क्या हो सकता है? आप लोग किसी को गिरफ्तार करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स। आपके पास एफआईआर काटने का भी इख्तियार है? देखिए, एफआईआर वहाँ पे मैंने या मेरे स्टाफ ने नहीं काटनी। ओके। जैसे मैंने आपको वो बताया था, वो जो विक्टिम थी लड़की, हाँ। उसके नहीं, वो तो लिए आपने उनको भेज दिया ना हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट हम को। उस वक्त एफआईआर नहीं काटेंगे। नो, वी विल नॉट डू दिस एट द एयरपोर्ट। हम उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट और उस पैसेंजर को जिसको हमने ऑफलोड किया, जाने नहीं दिया, हाँ। या जैसे इंटरनेशनल अराइवल्स पे आया है और हमें लगता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है, या एफआईआर को छोड़ें, पहले वेरिफिकेशन होती है, इंक्वायरी होती है। सबसे पहले वेरिफिकेशन, देन वेरिफिकेशन हमने एयरपोर्ट पे कर ली, हाँ। ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी उसकी होगी
और फिर उसकी एफआईआर होती है। तो हम वहाँ के सारे मैटर्स एफआईए के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है वहाँ भेजते हैं, वहाँ पे उसकी इंक्वायरी वो तो होती है। आपके इमिग्रेशन जी। डिपार्टमेंट में तो नहीं आया ना, वो तो आपने एक अलग डिपार्टमेंट में भेजा, वो लोग नहीं, एफआईए डिपार्टमेंट हमारा है। एफआईए का तो है, जी लेकिन एफआईए का एक अलग सर्कल हो गया ना। जी 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 तो वो एग्जैक्टली आपको जो वहाँ पे। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जो एयरपोर्ट है, जी एयरपोर्ट में से मैं आपके पास जाता हूँ तो आप मेरे जेब की तलाशी ले सकती है? सर, इस तरीके से नहीं होता कि हम किसी भी रैंडम पैसेंजर की जेब की नहीं, तलाशी रैंडम नहीं, लेंगे। इसमें शक जी, हो गया आपको? अब देखें जब आप जैसे। मुझे बोल रही है शो जी मनी करें ना, जैसे जी आपके नहीं अफसर नहीं, ने हम उनकी जेब की तलाशी नहीं लेंगे। अच्छा, आप उन्होंने सामान की तलाशी ले सकती है? उसके लिए क्रेडिबल ग्राउंड होनी चाहिए हमारे पास, नहीं वो तो रीजन। ठीक है, लेकिन हाँ ये इख्तियार मौजूद है? जी जी, अगर अच्छा। उस ग्राउंड की बुनियाद पे, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बंदे के मोबाइल से ऐसा एविडेंस मिला है कि उसने किसी यूएई जा रहा है, उसने ट्रांजिट के तौर पे यूएई का इस्तेमाल करना है और आगे वो किसी और कंट्री जाएगा और आगे से वो इलीगल चैनल इख्तियार कर सकते हैं, या इम्पर्सोनेटर है, हाँ। किसी और के उसने डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखे हुए हैं, तो उस नहीं, ग्राउंड की बुनियाद पे एक हम उसका सामान चेक कर सकते आम हैं। लोगों का ये ख्याल है ना कि जैसे कस्टम वाले हैं, जी उनका इख्तियार ये है कि वो सामान की तलाशी ले सकते हैं। जी ऐसे वालों का इख्तियार ये है कि वहाँ अमन अमान को यकीनी बनाना है। जी जो एफआईए वाले हैं वो दस्तावेजात की जांच पड़ताल करते हैं। जी तो इसी तरह आपके जो एफआईए के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बाशमूल जो स्टैम्प लगा रहे हैं, जी उनसे लेके आपके एडी डीडी एडिशनल जी डायरेक्टर, इनके पास जो है आपके कागजात की जांच पड़ताल के साथ साथ और कौन जी कौन से इख्तियारात हो सकते हैं, जाके लोग आइंदा इसमें इन चीज़ों की केयरिंग करें, ख्याल करें? सर, इसमें तो ये होगा कि आइंदा लोग और अलर्ट हो जाएंगे, जो एजेंट माफिया से बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कानूनी तौर पे जब हमारे पास रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है कि इस बंदे की इंटेंशन और इसका अवेलेबल उसके मोबाइल के अंदर जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे इसके पास हमें ऐसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिल सकता है, तो येस वी कैन, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर हर वक्त वहाँ पे मौजूद है और उसका काम ही ये है। ओके। जी, कि ये इख्तियारात हमारे पास हैं। अच्छा, जी एक होती है ईसीएल, जी जो आपके पास लोग आते हैं उसको अब हर बंदे को ईसीएल में चेक करती है? नहीं, हमारा IBMS इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस है। जब हम किसी बंदे का नाम किसी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट या किसी भी स्टॉप लिस्ट में है हाँ। कि उसको रोका जाए, ठीक है, कोई एफआईआर हुई हुई है उसके ऊपर, या वो कोर्ट एब्सकॉन्डर है, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी है और उसका नाम डला हुआ है, तो जब पासपोर्ट स्कैन होगा तो सिस्टम रुक जाता है। आपके पास जो रोकने का इख्तियार जो है ना, वो किन किन चीज़ों का है? एक तो आपके पास ईसीएल हो गया, एक स्टॉप लिस्ट हो गई, और इस तरह की कितनी लिस्टें होती हैं आपके पास? हमारे पास किसी का नाम ECL, PCL, PNIL, अच्छा, ये इन तीनों अलग अलग जी, चीज़ें हैं? इन तीन, अगर हमारा IBMS है उसके अंदर ये जिस बंदे का नाम ECL, PCL, ओके। PNIL में डला हुआ है, हाँ। जब उसका पासपोर्ट स्कैन होगा स्कैनर पे, तो सिस्टम के अंदर स्टेटस आ रहता है, मतलब वो कोई अलर्ट आ रहती है कि ही और शी कैन नॉट ट्रैवल। ठीक है। फिर उसको रेफ़र किया रहता है अपने शिफ्ट इंचार्ज के पास, और वो फर्दर देखता है कि किस डिपार्टमेंट ने इनका नाम डलवाया था और अथॉरिटी है वो प्रॉपर, और फिर उस पैसेंजर को उस अथॉरिटी के सपोर्ट किया रहता है। अच्छा, ये लिस्ट जो 3 लिस्टें आपने बताई, इन 3 लिस्टों में नाम डालने का और नाम निकालने का ये इख्तियार एफआईए के पास है? नहीं सर, PNIL जो है वो हमने निकालना होता है। वो किस बुनियाद पे बनाती है? जी, मैंने आपको बताया ना, हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें ओके। खतरा है कि हमारा जो मुलजिम है भाग जाएगा, एफआईए तो के हम मुल्ज़िम? जी, और हम अपने हायर अप्स को वो आपकी अपनी लिस्ट है? इस्लामाबाद, जी जी, इस्लामाबाद में लेटर लिखते हैं, प्रॉपर थ्रू प्रॉपर जन लेटर जाएगा और फिर हम उसका नाम डलवाएंगे, और ये 30 डेज़ के लिए होता है। तो आपको जो एमिग्रेशन है उसमें आम लोगों के साथ जो आपका गुफ्तगू, उसमें आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो अच्छा रहा। अच्छा। आप डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं, हाँ। ठीक है, और लोगों को ख़वातीन ऑफिसर्स को देख के तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेट होते हैं अच्छा। कि औरतों को भी फील्ड में आना चाहिए। और ये कि हमने इंश्योर भी ये भी इंश्योर किया होता है कि हर शिफ्ट में लड़कियां और जो काउंटर ऑफिसर्स भी हैं वो हों, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन फ़ोटो बनवाते हुए वो रिलक्टेंट होती हैं कि हम मर्द से नहीं बनवाएंगे, ये जो जब इमिग्रेशन करते हुए। अच्छा, ऐसे भी होता है? जी जी नहीं करें, ये जी मना कर जी देती है खवातीन? जी जी अच्छा, तो फिर आप जी, क्या तो करते? अगर वो पर्दा करती हैं वी रिस्पेक्ट दैट, और उसमें फिर जो अगर वो किसी मेल काउंटर, ऐसे काउंटर पे थे जहाँ मेल काउंटर ऑफिसर पर्दा में तो बैठा था। याद आया, कोई खातून शरई पर्दा करती जी है, जी तो आप उनका पर्दा उतारना आपके लिए लाजिम है? सर, उसके लिए ये होता है कि वो ख़वातीन आगे से ये कहती हैं कि लड़की हमारी तस्वीर ले। ये तो हो गई ना। हाँ, उनको ये नहीं पता कि वो तो सिस्टम में जाएगी। नहीं ठीक है, तो डन हो गया, लेकिन जी ये है कि जो शरीफ पर्दा कर रही है उसमें आंखें नजर आ रही हैं, जी तो एफआईए कवानीन के तहत वो अपना चेहरा खोलेंगी? जी, कर सकते ऐसी वाकयात हुए जब खवातीन ने ये खोलने से इनकार कर दिया हो, हैं। जी जी, तो उस पर कल परसों का ही वाक़या, एक खातून ने कहा था, तो काउंटर ऑफिसर खातून किसी और काउंटर पे बैठी हुई थी और इधर मेल काउंटर था, तो उन्होंने लेडी ने जब कहा कि ये खातून करे, तो उसको हमने
उठवा के उधर बिठाया। हाँ। उनको इशू नहीं था अपना वेल ऊपर करने में, क्योंकि हमने तो देखना है ना कि उनके ये रिकॉर्ड के लिए होता है कि कौन जा रहा है अंदर। आपको क्या पता अंदर कौन है, सही बात। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो वो रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स, हम लेकिन ये नहीं ऐसा भी कहते। हुआ कि आपने खातून भी हो तो उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, मैं तो। जी जी, ऑफ कोर्स, मैं आपको बता रही हूँ, परसों का ही वाक़या है। हाँ। जी, आई वाज ऑन ड्यूटी, नाइट चल रही थी, तो लेडी ने कहा कि लड़की आके मेरी तस्वीर ले, हाँ। तो फिर लड़की ने ही ली थी। नहीं, ये तो मैं समझ गया बात। जी। कभी ऐसा भी कोई वाकया हुआ कि जब लड़की भी आ गई हो उसके बावजूद वो खातून जो है वो तस्वीर आई दे? डोंट थिंक सो ऐसा हुआ होगा, ओके। क्योंकि इतने सेंसिबल लोग होते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, ये जो इमिग्रेशन है, इसमें इमिग्रेशन के अलावा कौन कौन से क्राइम होते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे एक लेडी हैं और वो सऊदीया जा रही हैं, कह रही हैं कि मेरा निकाह हुआ है, हस्बैंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तो वो अपने साथ अपना निकाहनामा लेकर आई हैं, हाँ। ठीक? उनका निकाहनामा देखते हैं तो वो जाली होता है, वो कैसे राइट? वेरीफाई किया? वेरीफाई कर लेते हैं हम, यूनियन काउंसिल वगैरह से वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है? उसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं लैंग्वेज कोर्स करने के लिए यूके जा रहा हूँ, सो एंड सो यूनिवर्सिटी में। अब अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए कोई जाए, तो आपको क्या लगता है कि कोई जाएगा अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए? नहीं जाएगा ना। सही बात। तो उसमें ये होता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स, फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करवा कर दिए जाते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक नया क्राइम नहीं कहेंगे, क्राइम की एक नौयत है। अच्छा। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फेक फोर्ज वीज़ाज़, ऐसे इम्पर्सोनेशन की बुनियाद पे पासपोर्ट्स भी आ जाते हैं। ये हैं डिफरेंट किस्म में अच्छा, आप लोग नादरा से डॉक्यूमेंट्स के। कनेक्टेड हैं? अगर कोई जाली निकाहनामा जमा करा रहा है या बर्थ सर्टिफिकेट, तो आप हाथ के वेरीफाई कर लें, आपका सिस्टम जो जो है हमारा IBMS है वो इंटीग्रेटेड है। उसमें नादरा निकाहनामा की भी हाथ के हाथ वो नहीं, नादरा ये निकाहनामा तो हाथ के हाथ नहीं वेरीफाई होता। नहीं, आप समझती हैं सारी खवातीन को निकाहनामा भी साथ लेके जाए? नहीं, ज़रूर, ये हर एक को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखें, जब से असिस्टेंट डायरेक्टर्स को शिफ्ट इंचार्ज अभी किया गया है, और आई एम स्टैंडिंग देयर, और हमें पता है कि 7,000 लोगों में से हर बंदे को तो ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ें कैरी करने की। ये बहुत गिने चुने लोग होते हैं। ओके। जी जी जी। अच्छा, और कौन कौन से आप बता रही थी? अच्छा, उसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को आइडेंटिटी फ्रॉड भी लोग करते हैं, ठीक है? किसी इम्पर्सोनेशन जो है कि कोई एक इंडिविजुअल और वो किसी और के डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। ओके। जी। उसके अलावा फर्दर ये कि हम जब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं और हमें इंश्योर करना होता है कि अगर लड़की कोई कह रही है कि मैं किसी अपने रिलेटिव के पास जा रही हूँ, तो हम उनसे FRC वगैरह भी चेक करवा लेते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके। एक जी। कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में आया हो जिससे आपके दिमाग की चूल्हे भी हिल गए हो, ये क्या हो गया है? बिल्कुल ये अपनी नौयत का कोई ऐसा तजुर्बा हुआ हो आपका? जी, ड्यूरिंग ये इमिग्रेशन पोस्टिंग एक मैटर है, जो डिटेक्शन भी इसको कहूँगी। उसमें ये होता है कि एक पैसेंजर है नसीर नाम का, और वो श्रीलंका जा रहा है, और जब उसको रेफ़र किया जाता है काउंटर ऑफिसर से सीनियर अफसर के पास रीचेकिंग के लिए, तो पता चलता है कि उसने डंकी के थ्रू पहले वो ग्रीस पहुंचा था, और वहाँ से उसको अथॉरिटीज़ ने डिपोर्ट कर दिया। उसके बाद भी उसने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किए शेंजन वीज़ा के थ्रू, वो भी लगाने की कोशिश की, जो कि रिजेक्ट हुआ। उसके पासपोर्ट के ऊपर वो रिजेक्टेड जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं, उसके स्टैम्प से पता चल जाता है कि इसका क्या ट्रैवल है, ओवरऑल सिस्टम में भी आ रहा होता है। फिर फर्दर जब स्क्रूटनी की गई तो पता चलता है कि उसने ऑस्ट्रेलियन एक शहरी हैं, उनके साथ वो कॉन्टैक्ट में है, और उनको वो बता रहा है कि पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी जो है उसके ऊपर वो लोग सेफ़ नहीं हैं, और LGBTQ जो लोग होते हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। और वो उस ऑस्ट्रेलियन बंदे के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसकी बातचीत भी हुई थी। 4 लाख रुपए उसने दिए हुए थे, जो ऑस्ट्रेलियन बंदा था वो उसको मिलने भी आया हुआ था। द पर्सन वाज वो मेल। पाकिस्तान आया था बंदा जी जी उस बंदे से मिलने के लिए? जी। तो यानी इसको मैं गे मैरिज का नाम दूं या होमोसेक्सुअलिटी किसी भी कैटेगरी में, तो ये एक केस था मेरे लिए कि पाकिस्तानीज़ दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी हासिल करने के लिए हमारे कुछ लोग इस हद तक भी गिरते हैं। तो ये आपको कैसे मालूम चला? आपने कौन से उसके पासपोर्ट पे तो नहीं होगा, इसका इल्म कैसे हुआ? उसके डिफरेंट ट्रैवल्स इवेंट्स भी थे, ठीक है? उसके बाद ये है कि इसके मोबाइल से हमें ये रिकॉर्ड मिला था। मैंने आपको बताया ना, जब ऐसी ओके। हमारे पास वजूहात हों कि हम उसका मोबाइल देख लेते हैं, उसके मोबाइल से रिकॉर्ड मिला था। फिर उसके बाद फर्दर जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लगेज से चेक किए गए थे। ओके। तो जी। फिर उसको गिरफ्तार किया गया? जी, इसको गिरफ्तार करके, यानी हम इसको गिरफ्तारी नहीं कहते, डिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, फिर उसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची भेज देते हैं, वहाँ पे उसकी मज़ीद कार्रवाई होती है। तो इस मामले में भी FIR कटती है?
ऑफ कोर्स अगर हमारे पास एजेंट का जो बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, अच्छा रिगार्डिंग के वो होमोसेक्सुअलिटी के लिए ये करना चाह रहा था, आई कैन नॉट आंसर अबाउट ऑन इट कि एफआईआर कटी कि नहीं कटी, लेकिन ये है कि अगर हमें कोई और एलिमेंट नज़र आता है कि स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग का, तो उसके ऊपर एक्शन ज़रूर हुआ होगा। तो गे मैरिज की भी वाक़यात उसको भी आते हैं मुस्तकिल आप लोगों के सामने? नहीं, ये तो एक अपनी नौयत का एक वाक़या था। हाँ। आपने पूछा कोई ऐसा वाक़या, तो मैंने बताया। ठीक जी। है। आप अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो आपका क्या ख्वाब है? आप इसी इदारे की डीजी बनेंगी? मैं तो डीडी से आगे भी जाना चाहूँगी। अच्छा। डिपेंड्स के नहीं डीडी नहीं, डीजी। डीजी, ओह यस यस, डीडी तो आप बनी जाएंगी, जाहिर सी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, हाँ, अच्छा वहाँ तक पहुँच पाऊँ इंशाल्लाह। तो ज़रूर इंशाल्लाह। तो मौजूदा डीजी को तो डरना चाहिए किसी वक्त। नहीं नहीं, उनको क्यों डरना चाहिए? नो अच्छा, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। और कोई आपको बैसियत जॉब में और कोई मुश्किलात आती हो, कोई परेशानी होती हो, कोई खुशी होती हो? हाँ, ये होता है लोगों को, मुझे ये लगता है कि लोगों का इंप्रेशन है जो सरकारी मुलाजिम होता है ना, उसके तो साथ चार उंगलियां घी में होती हैं और उनको सब कुछ मिलता है, घर, गाड़ियाँ रेल पे लेती हैं। आपकी तो ड्यूटी एक शिफ्टिंग की है ना। अमूमन तौर पे हमारे ख़वातीन जो है वो इस तरह की जॉब को प्रीफर करती हैं कि सुबह 4 से 5, सुबह 8 से 5 तक की नौकरी। तो जी शिफ्टिंग की नौकरी से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती? सर, मुझे लगता है कि औरत इतनी काबिल होती है कि वो मल्टी फंक्शनल रोल्स बहुत अच्छे से निभा नहीं, लेती है। काबिलियत तो आपकी उस पर जी। डिबेट नहीं है, नहीं, मैं लेकिन जनरली बात कर रही हूँ। हाँ, ओवरऑल यस, देयर आर चैलेंजेस। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान रातों को देर देर तक भी बैठना पड़ता है। हमारे सीनियर्स कोऑपरेटिव तो हैं, लेकिन जब काम की नौयत ही ऐसी हो तो बैठना पड़ता है। रात के 11 भी बज जाते हैं, कभी मिडनाइट भी। जैसे जो लोग, जिन लोगों ने साइबर में काम किया हुआ है, उन्होंने आधी आधी रातों को भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वो लोग गए हैं। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं और टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है। तो आप घर से तो कोई जी। प्रॉब्लम नहीं आती? आपके शौहर से एतराज़ नहीं करते कि? नो, ही इज़ वेरी वेरी अच्छा, पॉजिटिव और कोऑपरेटिव पर्सन, यस। अच्छा, लेकिन ये है कि मेल ऑफिसर्स जो हैं, उनका जो टाइमिंग है ऑफिस आवर्स की, वो ख़वातीन से भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जी, आप समझिए कि व्हेन यू आर इन दिस एजेंसी, और पुलिस का मैंने ये देखा है, आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं है, यानी कि ये 9 to 5 वाला कोई सीन नहीं है। हाँ। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 9 to 5 वाला सी, उसकी वजह से मुश्किलात तो होती होंगी ना, आपकी घरेलू ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, ये जी, तो मुतासिर। बस मैनेज करना पड़ता है, चूँकि एक आपको ना कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हाँ, जी, जब आप एक ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट पे हैं तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन एट द सेम टाइम खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया एंड यू आर चोज़न अमंग सो मैनी पीपल। हाँ। तो इस चीज़ के लिए एक खुशी होती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, ख़ासकर लड़कियों को भी। और हाँ, जब कभी किसी ने मुझे अप्रोच किया और पूछा कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, और फेसबुक पे देखूं तो लोगों को लगता है कि पैसे चलते हैं, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करें और सही से तैयारी करें। जब बंदे को यहाँ से पता होता है ना कि उसने अपना 100% दिया है, ट्रस्ट मी, उसको वो मंजिल मिल जाती है। लेकिन सरकारी जॉब सब कुछ नहीं होती। ये तो जैसे जी। आप खातून अफसर हैं, तो आप जब कोई परेशान करता है तो आप बता देती है ना कि आप ऑफिसर ही हैं? जैसे कि किस स्टेज पे? कोई आपको दौरान ड्यूटी तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, जी तो आप अपने उसका एहसास तो दिला देती है ना कि आप अफसर हैं? सर, जब लोग बदतमीज़ी करते हैं तो उनको ये बताना पड़ता है कि यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आप इस तरीके से किसी के साथ बात नहीं कर हाँ, सकते। यानी कि आप कहते हैं कि हम टैक्स मनी पे पल रहे हैं, तो टैक्स तो हम भी पे कर रहे हैं ना। हाँ। सो दैट्स नॉट द केस। अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूँ, ये कहूँ बड़ा कि मैं अच्छा जुमला सरकारी आपने बोला मुलाजिम कि हूँ। एक तो ये लोग आपको बहुत बोलते हैं कि आप हमारे टैक्स पे जो है पल रही हैं, और हाँ, इस तरह के कौन कौन से जुमलों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कंप्लेन करते हैं, मैं अभी डीजी को करता हूँ, या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अच्छा, ये भी बोलते हैं? जी जी, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, और इस तरीके तो फिर की आप उनको चीज़ें। बताती हैं आप कौन हो? कि आप उनको, आप बोलती है उनको आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं, उनको ये कह देते हैं कि देखें, ये टैग लगा हुआ है और ये मेरा नाम है और ये डेजिग्नेशन है। कोई भी अगर मेरे अलावा भी कोई ऑफिसर ड्यूटी पे है तो आप बात कर लें सीनियर जो अथॉरिटीज़ हैं। तो यानी कि लोग डिस्करेज करते हैं ना इस तरीके से। नहीं, आप खुद नहीं उनको बोलती तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम क्या बताओगे, मैं तुम्हें बताती हूँ? नहीं, ऐसी ये नौबत? ये कहने की तो नौबत ही नहीं, क्योंकि हम चेक पोस्ट पे खड़े हुए हैं ना। उनको पता है कि वी आर हेयर, कि उनको क्या है शिकायत के लाइनें ना लगे, रश ना लगे। तो वो चीज़ तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम काउंटर्स चलें, रश ना हो, स्मूथली इमिग्रेशन हो जाए। तो जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है वो इस केस में, जब किसी बंदे को ऑफलोड करें और उसको जायज़ वजह बता रहे हैं और वो समझता नहीं है। ओके। जी।
और कुछ कहना चाहिए? जी, मेरी वो बात रह गई थी कि सरकारी जो जॉब होती है, लोग सीएसएस के लिए इतनी-इतनी मेहनत करते हैं और एपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होती है उसके लिए भी, लेकिन डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला का इससे भी बड़ा प्लान होता है। हाँ। आप अपना 100% दें, अगर आपके लिए वो चीज़ नहीं हो रही तो आप अपना रुख बदल लें, कोई और वे आउट ले लें, लेकिन डीमोटिवेटेड ना हों। बाकी मेहनत करें और सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सरकारी जॉब में करप्ट एलिमेंट ये वाली चीज़ ना देखें। हाँ। आप अपना जो नज़रिया है ना वो बदलें और आपके साथ भी चीज़ें अच्छी होंगी। आप ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं कि 17 कमीशन का इम्तिहान कर रहे हैं, 17 ग्रेड की खातून आएगी, उसको क्या-क्या मसाइल मिलेंगे? जैसे अमूमी तासुर है ना कि आप एक अफ़सर हैं, जी, एक जो आपका रोब है वो तो एक अलग है, जी, लेकिन उसके साथ आपकी जो एक माशी हैसियत है वो बड़ी बहुत माली तौर पर बड़ी खुदमुख्तार होंगी आप। एक एक गाड़ियाँ होंगी, खुद बंगले मुख्तारी होंगे, है, खुद मुख्तारी नौकर है। चाकर होंगे। जी, आपकी सैलरी जो है उसमें ही आप अपने आप को 17 खुद ग्रेड की मुख्तार सैलरी कितनी होती है? तकरीबन इस स्टेज पे 2 लाख हो गई तकरीबन। अच्छा, अगर उसमें सर्विस जो है 4 साल की सर्विस है। टैक्सेस कटने के बाद? जी, जी। तो ये उसमें मेडिकल भी फ्री होता है आपका? नहीं, नहीं। गाड़ी मिलती जब है? आप अपने मेडिकल करवा लेते हैं उसके बाद आप रीइंबर्स करवा सकते हैं। गाड़ी मिलती है? नहीं, गाड़ी नहीं मिलती, घर नहीं मिलता। अच्छा, तो आपको जी, अपनी ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ता है? जी, तो फ्यूल मिलता है? उसी नहीं। सैलरी का हिस्सा होता है? सब कुछ जो आपकी सैलरी है बस वही है। ओके। जी, तो जो असल अट्रैक्शन है वो अफसर के जो इख्तियार है वो अट्रैक्शन है, तनख्वाह जी, जी। इतनी बड़ी अट्रैक्शन नहीं देखें है। आपको ये जो ओहदा मिला हुआ है ना, आप उसका मिसयूज़ ना करें। हाँ। आपको रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत यही चीज़ सबसे बड़ी जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना ये है। और मैं अगर आप अलाउ करें तो एक बात बताना चाहूँगी। व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर दीज़ एग्ज़ाम्स, तो मैं अपने लिए ना एक पोएम लिखी थी। सुना दें फिर हाँ, आप। दैट वाज़ लाइक, काश अगर हम होते ख्वाहिश मुख्तार में ना काश हम होते ख्वाहिश मुख्तार में। जी, काश अगर हम होते ख्वाहिश मुख्तार में, हाँ। ना होते ये दिल हमारे हालत ज़ार में। है हकीकत कि एक दिन पहुँचेंगी ये तमन्नाएँ बामे अरूज को, कुछ बंदिशें हैं इस राह ख़ारज़ार में, रोशन हैं कुछ जज़्बाते हकीकी, कर देंगे जो रोशन शम्माएँ इस आलमे बेदार में। सो फिर जब ये मैंने वैसे बहुत पहले लिखी थी। हाँ। और उसके बाद जब मेरा यूईटी में एडमिशन हुआ और मुझे लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है, यूईटी लाहौर से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो उस वक्त वो रात मुझे याद है, मैं आज तक याद है, आई वाज़ 18 ईयर्स ओल्ड एंड आई वाज़ अनएबल टू स्लीप। मैंने दिन रात मेहनत की थी, जो चिराग के तले पड़ने वाली मेहनत है ना वो वाली की थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने अपने आप के लिए एक शेर लिखा, मिल गई मंजिल पा लिया वो मुकाम अज़ीम, दहकी थी इरम जिसके लिए सूरज की तरह। वाह। यानी मुझे ही लगता था कि मैंने सब पा लिया, तो मुझे पता नहीं था कि आगे चैलेंजेस और भी हैं। हाँ। लेकिन देखें अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट हुई, 5 साल मेहनत की, फिर बाद में ये मेरी सारी जॉब्स हुई। जी। ये थी हमारे साथ इन्होंने दी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। ये आपको बता रही थी कि इमिग्रेशन में किन किन नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसके असबाब क्या होते हैं, और लोग अगर इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो उनको क्या तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।